जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बुल्स एंड बियर्स। और इस वीक जो है मार्केट ने काफ़ी रेंज बाउंड एक्टिविटी दिखाई है, जो कि हमने पिछले वीक में भी आप लोगों को बता दिया था कि अब जो है थोड़ा सा मार्केट को रेंज बाउंड वाली साइड पे चले जाना चाहिए। और इसमें थोड़ा सा ये है कि आप लोगों को स्क्रिप्ट जो है थोड़ा सा देख के लेनी पड़ती हैं। जो लास्ट टाइम हमने आप लोगों को पिक्स दी थी, उन्होंने भी काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। और पहले जो 3 दिन थे ऑफ दिस वीक, मार्केट थोड़ा सा पहले नीचे गई, और अभी जो लास्ट 2 दिन है, थर्सडे और फ्राइडे, मार्केट ने रिकवर किया और ऑलमोस्ट ऑन द सेम लेवल्स है। यहाँ पे अगेन काफी ज्यादा थोड़ा सा लोगों को में घबराहट थी। मारी का बहुत रिजल्ट आया और थोड़ा सा कम आया, और उसकी बेस के ऊपर आपने देखा होगा मारी थोड़ा सा नीचे आ गया, तो थोड़ी सी घबराहट चल रही है। उसके ऊपर भी आज हम बात करते हैं। तो पहले तो हम रिव्यू कर लेते हैं। गेटिंग टू फराज भाई। जी फराज भाई, कैसे हैं आप? और थोड़ा सा मार्केट के बारे में बता दें। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। स्टॉप। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया द बुल्स एंड बीएस शो देखने का। अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का फॉर्मेट देखें, जहां पे अमार फंडामेंटली कंट्री की पोजीशन बताते हैं कि क्यों आपको स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड चेरी ऑन टॉप फराज आपको वो कंपनीज बताते हैं कि क्यों उन कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और बाय द वे जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आपके सामने है। अब ये चीज आप खुद भी कर सकते थे अगर आप दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हुए हैं, और खास तौर पे पाकिस्तान में, और आपको अभी भी समझ नहीं आ रही कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट कैसे करते हैं, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड प्लीज टेक द कोर्सेज ऑफ फराज एंड अमार विच आर अवेलेबल एट सरमाया.pk। इन कोर्सेज से आपको समझ आएगी कि आपका अपना पैसा भी ग्रो कैसे हो सकता है। सो प्लीज डू लुक एट सरमाया.pk कोर्सेज एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। अच्छा, ये सबसे पहले जिस तरीके से आपने अभी बताया इंट्रो में कि हमने हाईलाइट कर दिया था कि आपका इंडेक्स जो है वो रेंज बाउंड एक्टिविटी शो करेगा, और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। फर्स्ट 3 डेज ऑफ द वीक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, हमने देखा प्रेशर रहा। सेकेंडली फिर जो हाईलाइटेड सपोर्ट थी हमारी 1,11,270 की, जो यहाँ पे मेंशन हमने की हुई थी, उसी को आके उसने टेस्ट किया, और फिर वहीं से बाउंस करके आज फ्राइडे को मार्केट उसी जगह पे खड़ी है जहाँ पे मंडे को ओपन हुई थी। सो एग्जैक्टली वैसे ही हुआ जैसे हमने गाइड किया था, और उसी सपोर्ट को टेस्ट किया, वहीं से बाउंस कर गई। सो इस पे हम आगे बात करेंगे डिटेल से। एंड देन हमारी जो टॉपिक्स में से एक पिक थी वेव्स ऐप की, आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करती गई है। इसने एग्जैक्टली हमारे जाके टीपी, फर्स्ट टीपी को हिट किया, एंड देन अभी थोड़ी सी नीचे है। सो वंस अगेन बेहतरीन परफॉर्मेंस रही। पैकेजेस हमने लास्ट वीक भी हाईलाइट किया था, जो हमने बाय लेवल बताया था एग्जैक्टली उसी को आके टेस्ट किया। और फिर जो टीपी थी, ना 1 रुपया ज़्यादा ना कम, उसी को जाके टेस्ट करने के बाद फिर ये नीचे आ गया। स्टिल इसमें पोटेंशियल है। फिर क्रेसन स्टील, ये हमारी हमने बड़ी डिटेल से डिस्कशन की थी लास्ट टाइम जब ये हम डिस्कस कर रहे थे। 114 पे था, हमारी फर्स्ट टीपी 125 पर थी। एग्जैक्टली जाके उसको हिट किया, और अभी तकरीबन 117 118 के करीब कर रहा है। जैसे रेंज बाउंड एक्टिविटी इंडेक्स पे नज़र आ रही थी, इसी तरह TP1 और बाय लिमिट्स के दरमियान भी रेंज बाउंड नज़र आ रहा है। डॉलर इंडेक्स को हमने हाईलाइट किया था, मैंने ये कहा था ये लोअर लो बनेगा, एंड देन यहाँ से थोड़ा सा बाउंस आना चाहिए लोअर हाई के लिए। अभी तक वैसे ही परफॉर्म कर रहा है। सो ये इंडिकेशंस भी हमारी तरफ से बिल्कुल परफेक्ट गई। एंड देन द स्टार ऑफ द पिग पाउंड यूएसडी, हम 1.2375 1.2335 से इसको लॉन्ग किए हुआ था, और हमारा टारगेट 1.25 समथिंग का था। पहले 1.24700 को जाके इसने टेस्ट किया, एंड देन फिर 1.25 को इसने टेस्ट किया। ये परफेक्ट ट्रेड रही, बहुत मैसिव राइड। और जहाँ पे हमने अ, इसकी टीपी हिट कराई है, सेकंड टीपी, वहीं पे जाके इसकी डाइवर्जेंस बनी है, तो फिनोमिनल ट्रेड रही है। फिर गोल्ड हमारा स्टार परफॉर्मर। लास्ट दिसंबर की शुरू में हमने कहा था कि दिसंबर एंड में इसको बाय करें, 31 दिसंबर इसका बॉटम था, और उसके बाद से, और हमारे जो प्रोजेक्शंस थी कि ये इजीली इस साल के हाइस को, पिछले साल के हाइस को ब्रेक कर देगा। राइट नाउ ये अपने ऑल टाइम हाइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो परफेक्ट ट्रेड्स रही हैं। सो जिसने भी जीयू की ट्रेड ली होगी, गोल्ड की ट्रेड ओपन की होगी, या डॉलर इंडेक्स को देखते हुए जीयू को किया होगा, मेरे ख्याल में उनके लिए बड़ा बेहतरीन वीक रहा है। और वेव्स ऐप और सीस ऐप के ऊपर जिन लोगों ने फर्स्ट टीपी हिट कराई होगी, सो बेहतरीन परफॉर्मेंस रही। सो ओवरऑल जितनी भी हमारी टारगेट्स थे, जो पोटेंशियल चीज़ें हमने बताई थी, वो बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म करती भी गई हैं। अब बैक टू अमार, आप बताएं मुझे। मॉनेटरी पॉलिसी आ गई, 1% का इंटरेस्ट रेट कम हुआ है। मैक्रोस के टेबल पे अब आपके पास क्या इंडिकेशंस हैं, और कितनी पॉजिटिविटी है या कोई नेगेटिविटी है, उसको डिस्कस करते हैं। आपके टेबल्स में कुछ चेंजेस हैं मैक्रोस पे?
सो एज यूजुअल जो हमारे मैक्रोज हैं वो बहुत ज़बरदस्त चल रहे हैं। उससे पहले पहले मैं थोड़ा सा ये मारी को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अगेन काफ़ी ज़्यादा लोगों को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई कि देखें हमने ऑलरेडी कुछ चीज़ों को डिस्कस भी किया था। एक तो चीज़ ये समझें कि डिफरेंट किस्म के ट्रेडर्स होते हैं। कुछ लोग होते हैं जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले होते हैं, जैसे लेक भाई हैं, वो ही कंसिडर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो वो ऐसी कंपनीज को ढूंढते हैं जो बहुत ज़्यादा उनके अंदर पोटेंशियल भी हो, बहुत ज़्यादा उनकी ऐसी प्रोडक्ट्स हों जिसमें कोई ना कोई एक सस्टेनेबल कंपिटेटिव एडवांटेज हो, ठीक है। ये वॉरेन बुफे इस वर्ड को यूज करता है कि एक ऐसी कंपनीज वो तलाश करता है जिसमें कोई कंपिटेटिव एडवांटेज होना चाहिए, ठीक है। तो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर जो मारी गैस फील्ड मौजूद है, वहां पे बहुत एक अच्छा रेट जो है मारी को मिलता है, और जिसकी बेस के ऊपर जब भी वो एक्सप्लोरेशन वगैरह करते हैं डाउन द लेन, उनके लिए काफी एक अच्छा बेनिफिट है, ठीक है। यहाँ पे हुआ ये है कि जो पिछले 3 से 6 महीने के अंदर आप लोगों को जैसे पता होगा 2025 के अंदर मैंने बकायदा ये कहा था कि डिफेंसिव सेक्टर्स के अंदर मैं खुद नहीं जाना चाह रहा, ठीक है। मैं सिक्लिकल्स के अंदर फोकस करना चाह रहा हूँ। दैट इज बिकॉज कि मुझे नजर आ रहा है कि सिक्लिकल्स जो है वो ज्यादा बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं एज कंपेयर टू द डिफेंसिव सेक्टर, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज आपको ये भी याद होगा 2 वीक्स पहले मैंने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के ऊपर काफी डिटेल में मैंने चीजें डिस्कस की थी, और मैंने वहां पे बकायदा बताया था कि हमारी जितनी भी कंपनीज हैं वो एक्सप्लोरेशन के ऊपर अब खर्चा कर रही हैं, एक्सप्लोरेशन के ऊपर वो एक्सपेंसेस कर रही हैं। अब जाहिर सी बात है, वो जब एक्सपेंसेस करेंगी थोड़ा सा जो है उनके प्रॉफिट मार्जिन वगैरह थोड़े से कम होंगे, तो ये अंडरस्टैंडेबल बात है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आपके है ऑयल का रेट इंटरनेशनली नीचे आ रहा था, आपके जो है यूएसडी पीकेआर वो मेंटेन था, और यही हमने डिस्कस किया था कि जो आपकी कंपनीज है ये रेवेन्यूज जो इनके बनते हैं या सेल्स जो होती है वो उन्हीं की बेस पे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज तो आपको अंडरस्टैंड हो जानी चाहिए कि जो रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं होने वाला था सारी डिफेंसिव सेक्टर्स का, ये यानी कि गैस कंपनीज वगैरह का। अब यहाँ पे सिर्फ एक ट्रिगर था जो मारी का था, वो गैस की प्राइसेस का था। जो गैस की प्राइस रिसेंटली बढ़ रही है तो उससे थोड़ा बहुत आपको लग सकता है कि सेल निस्बतन थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ ये है कि इनका जो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो रॉयल्टी एंड एडिशनल वेल हेड एक चार्जेस यहाँ पे इनके लगे हैं, जिसकी बेस के ऊपर जो है इनका थोड़ा सा रिजल्ट कम आया, ठीक है। अब ये जो है नेक्स्ट क्वार्टर में भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नेक्स्ट क्वार्टर में भी थोड़ा सा ये इनके चार्जेस ये लगेंगे, उसके बाद जो है ये वन टाइम है, उसके बाद जो है दोबारा से इनका रिजल्ट जो है वो इंप्रूव हो जाएगा। तो जो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से मैंने ये भी बताया था कि मारी मेरे लॉन्ग टर्म पिक है, इस साल की पिक नहीं है, ठीक है। तो ये चीज को थोड़ा सा मद्देनजर रखा करें। एक आध क्वार्टर का रिजल्ट खराब आ गया तो उससे ये नहीं समझे कि कंपनी बुरी है। लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। दूसरे एंड पे अगर आप मेरी तरह के ट्रेडर हैं या मेरी तरह के इन्वेस्टर्स हैं, तो मैं आपको बकायदा चीजें बताता हूं कि किस तरीके से फंडामेंटली आप इस नेक्स्ट क्वार्टर या 6 महीने में क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ रिजल्ट्स में आपको ये भी दिखाता चलूं कि जैसे जो मेरी 2025 की पिक्स थी उसका भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो इफ यू कैन सी लोड्स का, जैसे मैंने दिस इज वन ऑफ माय टॉप पिक। अगर यहाँ पे देखें इसने बेहतरीन अब इसने गेन दिया, अभी मैं थोड़ी देर पहले इसको देख रहा था, 20 के पास जा चुका है, और जब ये हमने 26 दिसंबर को इसको हाईलाइट किया था तो तकरीबन 15 के पास था। ओवरऑल अगर आप यहाँ पे इसके गेन्स देखें 20.2, अगर यहाँ पे मैं इसको दिखा भी देता हूँ 15 के पास था, तो दिस इज 35% का गेन विद इन 1 मंथ। तो ऐसे गेन्स आपको कहाँ मिलते हैं? सिंपल क्या लॉजिक थी? सिंपल लॉजिक ये है कि लोड जो है वो ऑटो पार्ट्स का जो है वो काम करते हैं, और ऑटो की इंडस्ट्री वैसे ही बूम कर रही है, ठीक है। इस टाइम ज्यादा से ज्यादा आपने देखे सेल्स भी बढ़ रही है, हर चीज को हम कवर कर रहे हैं। तो सिंपल बात ये होती है कि आप ऐसी कंपनीज को भी पिक कर सकते हैं जिसके जो रिजल्ट्स हैं बहुत अच्छे इंप्रूव, अगर एक्सपेक्टेड है कि इंप्रूव करेंगे तो उनका स्टॉक्स परफॉर्म करेगा। इसी तरीके से एटलस होंडा जो है उसने, आपने देखा मैंने कल हाईलाइट किया था, इसने अपर कैप किया है, और अगेन आज के दिन में ऑलमोस्ट अगेन ये अपर कैप है, तो रिजल्ट इसका काफी ज्यादा इंप्रूव हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा जो है अगर हम हपको की जैसे बात करें, ऐसे भी कंपनीज को हम हाईलाइट करते हैं। अगर आप लोगों को याद होगा कि मैंने सरमाया को यूट्यूब चैनल के ऊपर इसको हाईलाइट किया था जब आईपीपीज के कॉन्ट्रैक्ट चल रहे थे, और हमने ये बताया था बकायदा तौर पे कि अगर आप निकलना चाहते हो हपको से तो निकल जाएं, बिकॉज इसके ऊपर जो इम्पैक्ट था 30 to 40 रुपीज का होना था, और वहां पे हमने हाईलाइट किया था उस टाइम पे। आई थिंक ये 110-20 के पास मैंने इसकी वीडियो को रिलीज भी किया था। मैंने कहा था कि अगर आप लोग यहाँ से निकलना चाहते हैं तो यू कैन गेट आउट फ्रॉम हपको और किसी और जगह चले जाएं। ऑल्दो इट्स अ वेरी गुड कंपनी, जिस तरह मारी है इसी तरह से हपको भी है। आगे जाके BYD का जो कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ हो रहा है उसकी भी सेल्स यहाँ पे आएंगी। ऑल्दो अगर आप यहाँ पे सिंपल एक चीज को देखो, 100 से 130 के पास ये स्टॉक जा चुका है, 30% इंक्रीज तो किया इसने,
लेकिन अगर उसी वीडियो के अंदर आप लोगों को याद होगा तो मैंने ये कहा था कि हबको से आप कन्वर्ट कर लो पीएसओ की तरफ, ठीक है, क्योंकि जो हबको ने जो पेमेंट्स करनी है वो पीएसओ को भी कुछ जानी है, और पीएसओ के अंदर और बहुत से ट्रिगर्स थे। एक जगह एक पॉलिसी आई जो हबको के लिए बुरी थी, दूसरे एंड पे वही पॉलिसी पीएसओ के लिए अच्छी थी। तो अगर यही चीज अगर मैं आपको हाईलाइट करूं उसी टाइम पीरियड के अंदर, तो पीएसओ मैंने उस टाइम पे जो हाईलाइट किया था आपको, वो तकरीबन इस टाइम पे 200 के पास था, इस टाइम पे वो 400 पे है। तो हम इस तरीके से भी आप लोगों को थोड़ा सा हाईलाइट कर रहे होते हैं कि थोड़ा सा बिजनेस लॉजिक को भी समझे और उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पे बात डिपेंड करता है कि आप किस किस्म के प्लेयर हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो आपको ये परवाह नहीं होनी चाहिए कि भाई एक क्वार्टर का रिजल्ट बुरा आ गया, तो आप उस पर फोकस ना करें, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से सोचें, ठीक है। और अगर आप 3 महीने या 6 महीने के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं या देख रहे हैं, तो फिर आप रिजल्ट्स को देखो कि किसका रिजल्ट बेहतर हो सकता है और उसकी बेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी कर दी, एग्जांपल्स भी आप लोगों को दे दी, और रिजल्ट्स आप देख लो, सारे बहुत बेहतरीन है। अच्छा चलें, इस अमार दफा मैक्रोस को यहाँ थोड़ा पे, सा हम डिस्कस। हाँ यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा। अच्छा, जो लोग उन कॉल्स के ऊपर चल रहे हैं जो हम लोग पिछले सितंबर अक्टूबर से कर रहे हैं, या उस टाइम के हमने जब हाईलाइट किया था जिस टाइम इन स्टॉक मार्केट में कोई भी एनालिस्ट या कोई भी पॉजिटिविटी नहीं था, सिर्फ सरमाया का एक प्लेटफॉर्म था। जब पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा था, मैं आके बोलता था कि ये बॉटम है और मार्क माय वर्ड्स ऐसी तेज़ी होगी किसी को यकीन नहीं आएगा। आप आके इतनी पॉजिटिव बातें कर रहे थे कि यहाँ से हम अगर डिफ़ॉल्ट हो भी जाते तो आपकी मार्केट परफॉर्म कर जाएगी। लेक भाई की इतनी कंट्रीब्यूशन थी। इसके अलावा हमारे पैनल पे, हमारे उस पे पॉडकास्ट पे बहुत से अच्छे एनालिस्ट आए थे जो इतना कुछ हाईलाइट करके गए थे। सो उस टाइम से जो हमें फॉलो कर रहे हैं या उस टाइम से जो हमारे साथ बेसिकली इन्वेस्टेड हैं, सो दे आर रियली वेरी वेरी हैप्पी। और वो तो हमें हर वक्त अल्लाह का शुक्र है बड़ी इज्जत से और बड़ी शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं हर टाइम। सो अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। और बड़ा ये जो आपने पीएसओ अभी हाईलाइट किया, लोड्स किया, सो मैं तो पूरी ब्रोकरेज हाउस चला रहा हूँ। मुझे पता है कि हमारे फॉलोअर्स के पास या हमारे क्लाइंट्स के पास ये पोजीशंस बहुत नीचे की पड़ी हुई हैं। सो ये छोटी मोटी पैनिक से वो अब उनको समझ आ गई है कि ये मार्केट में जो विगल्स आते हैं इससे कुछ खास फर्क इतना पड़ता नहीं है, क्योंकि वो प्रॉफिट्स में से माइनर सा एक सर्टेन डेज के लिए लॉस हो रहा होता है, एंड देन रेट्स वापस आ जाते हैं और फिर आप उसको राइट कर सकते हैं। सो तीनों तरह के प्लान्स होते हैं कि अगर आप स्विंग ट्रेड्स कर रहे हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, मिड टर्म कर रहे हैं, तो इस तरीके से होता है। सो ओवरऑल मैं बड़ा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरीके से लोग पैसे बना रहे हैं हमारे उसके ऊपर या बने हैं अभी तक भी। सो उनकी तरफ से मेरे ख्याल में कुछ ऐसी नेगेटिविटी या कंप्लेंट्स नहीं है और नहीं होंगी, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। सो मुझे ये भी पता है कि इंशाल्लाह हम ही लोग सबसे पहले आके बताएंगे कि मार्केट का टॉप एग्जिट कर जाए। सही है। सो बैक टू योर मार, चलिए मैक्रोस की तरफ आ जाए। चले मैक्रोस पे आ जाते हैं। और अगेन जैसे फराज भाई ने बताया, हर किस्म के आप ट्रेडिंग कर सकते हो, डे ट्रेडिंग भी होती है इसमें, आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी कर सकते हैं। अगेन हमारे स्टूडेंट्स को इतने घबराई नहीं होती है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो नए नए आ रहे हैं और एकदम एकदम से घबरा जाते हैं कि थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आई है। ऑल्दो हम सारी चीजें हर वीक बता भी रहे होते हैं कि इस दफा अब रेंज बाउंड में मार्केट जा रही है, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बताया, तो ये सारी सिचुएशन आपकी आती है। अच्छा, लास्ट वीक के जो डेवलपमेंट थी उसको मैं थोड़ा डिस्कस नहीं कर रहा, इस वीक की थोड़ी सी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो है मॉनेटरी पॉलिसी आ चुकी है 1%, काफी हद तक एक्सपेक्टेड था कि तकरीबन 1% ही नीचे जाएगा, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस इतने ही तकरीबन कट किया। ऑलमोस्ट हमारा 12% के पास पॉलिसी रेट है। अगेन गुड फॉर द मार्केट, जितना नीचे जाता जाएगा हमारी मार्केट के लिए काफी बेहतरीन होगा। नेक्स्ट जो है रिजर्व्स, हमारे एस्टिमेट ये किए जा रहे हैं कि जो जनवरी 2025 का जो पीरियड है उसमें उसके बाद तक तकरीबन आपके $13 बिलियन तक आपके रिजर्व्स चले जाएंगे ड्यू टू हायर देन प्रोजेक्टेड रेमिटेंसेस। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आपके बाहर के जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो आपको यहाँ पे पैसा भिजवा रहे हैं। ऑलमोस्ट ऑन एवरेज $3 बिलियन जो है वो पाकिस्तान को रिसीव हो रहा है, विच इज अगेन क्वाइट गुड। और आगे भी इस तरह से रहेगा तो हमारे बहुत भी हालात काफी हद तक बेहतरेंगे, हायर देन प्रोजेक्टेड जो हमारे एस्टिमेट्स हैं उससे ज्यादा बेहतर रहेंगे। अब यही चीजें आप जब टीवी ऑन करेंगे तो कभी भी आपको नहीं पता लगेगा, ये आपको सरमाया कम्युनिटी में ही ये सारी चीजें पता लगेगी। नेक्स्ट जो है करंट अकाउंट, भी ये भी स्टेट बैंक बात कर रहा है कि करंट अकाउंट जो है हमारा सरप्लस रहेगा 2025 के अंदर, या कम से कम थोड़ा अगर डेफिसिट भी रहेगा तो 0.5% ऑफ योर जीडीपी रहेगा, विच इज वेरी माइन्यूट, बहुत छोटा है। और ये बहुत सालों के बाद हमने अगेन ये अचीव किया। तो अगेन दिस इज वेरी गुड साइन।
नेक्स्ट जो है तकरीबन ये एक गैस टैरिफ की हाइक जो है वो कर दी गई है और ये एक्सपेक्टेड भी था। आईएमएफ की तरफ से थोड़ा सा प्रेशर भी था कि आप इसकी प्राइसेस को बढ़ाएं और 500 MMBTU गैस की प्राइसेस को बढ़ाया गया है फॉर कैप्टिव पावर प्लांट्स और इसको बेसिकली अब तकरीबन हो गया, यहाँ 2500 लिखा मैंने, 3500 MMBTU है, तो 3500 MMBTU तक जो है आपकी प्राइसेस इंक्रीज हो गई है। सो कुछ जो है ब्रोकरेज हाउसेस ये भी कहते हैं कि ये चीज फिर भी थोड़ी सी बेहतर है एज कंपेयर टू कि आप गैस की सप्लाई बंद कर दें। ठीक है, जाहिर सी बात है गैस की सप्लाई अगर आप बंद करोगे तो इंडस्ट्री तो काम नहीं करेगी, तो उससे बेहतर है कि थोड़ी बहुत गैस की प्राइसेस आप बढ़ा लें, ऑल्दो इससे थोड़ी सी कॉस्ट थोड़ी बहुत ऊपर बढ़ सकती है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी क्योंकि ऑलरेडी जो प्राइसेस एनर्जी की जा रही हैं वो तकरीबन 3500 MMBTU के पास पास ही बनती है, तो ऑलरेडी ये भी प्राइस बढ़ाने के बाद तकरीबन उतना हो रहा है लेकिन बहुत ज्यादा मेजर इंपैक्ट इसका अर्निंग्स पे नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है फेडरल रिजर्व बैंक ने जो अभी लेटेस्ट जो इस वीक के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी आई है उन्होंने कोई रेट कट नहीं किया, ये भी थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था क्योंकि जो लास्ट दिसंबर के अंदर उन्होंने मेंशन किया था वहां से अगर आप देखो हल्का सा स्टॉक मार्केट उस टाइम पे थोड़ी सी नीचे भी गई थी। जो लेटेस्ट आया उसमें उन्होंने कोई रेट कट नहीं किया और जो नेक्स्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी है उनमें उसमें भी कोई क्लैरिटी नहीं दी कि हम आगे जाके मजीद कट करेंगे या इंक्रीज करेंगे या हमारी सिचुएशन कैसे नजर आ रही है। सो ये थोड़ी सी सिचुएशन हुई है और जो एडवांस जीडीपी का नंबर आया ये लास्ट टाइम 3.1% था, इस दफा जो है एक्सपेक्टेड तकरीबन 2.7 था लेकिन आया है 2.3%, तो इससे भी थोड़ा सा इंपैक्ट आपकी मार्केट के ऊपर हल्का सा आया लेकिन अभी भी कंसर्न कोई नहीं है क्योंकि 2% ऑलरेडी जीडीपी पर क्वार्टर के हिसाब से ठीक है, इतनी घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है डीप सीक की आप लोगों ने काफी ज्यादा न्यूज सुनी होगी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक अगेन वन मोर कंपनी इन चाइना और इन्होंने वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आपके चैट जीपीटी करता है या बाकी जो कंपनीज यूएसए की कर रही थी वही चीज को लेके आए हैं आगे और बहुत ही कम पैसों पे, कहीं जहां पे चैट जीपीटी ने तकरीबन 2.2 बिलियन डॉलर्स की जो फंडिंग रेस की थी वहीं पे इस ये जो बंदा है अगेन मैं नाम इसका भूल गया हूं लेकिन बैक एंड पे तकरीबन 10 बिलियन डॉलर्स इसने रेस किए थे, उसी के बेस के ऊपर इसने जो टेक्नोलॉजी बनाई इज द सेम तकरीबन टेक्नोलॉजी विद द लोअर प्राइस, तो इसने पूरी जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है या नैस्डैक की मार्केट है उसको हिला के रखा था और अगर आपने देखा हो तो इस वीक के अंदर नैस्डैक में काफी थोड़ा सा नीचे है। सो ये थोड़ी सी चीज एनवीडिया वाली साइड पे थोड़ी सी बुरी है लेकिन अभी एनवीडिया का रिस्पॉन्स देखते हैं क्या आता है, वो क्या कैसे इस चीज को हाईलाइट करते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि जितना एनवीडिया जो अपनी प्रोडक्ट्स सेमीकंडक्टर्स वगैरह जो बनाते हैं वो जो आगे बनाते हैं प्रोडक्ट्स उसकी जो है डिमांड निस्बतन थोड़ा सा कम हो सकती है लेकिन दैट डजंट मीन कि बिल्कुल ही कम होगी, आगे देखते हैं कि कितना सिनेरियो रहता है। सो दिस इज अ लिटिल बिट बैड फॉर द नैस्डैक कंपनीज, लेकिन मैं ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि नैस्डैक से आप लोगों को निकलवा के रसल 2000 के अंदर या S&P 500 के अंदर ऑलरेडी कह रहा था कि बाकी सेक्टर जो है वो ज्यादा बेहतर रहेंगे तो आप उसके अंदर चले जाएं। सो ये थे थोड़े से मेरे एंड पे फराज कुछ हाइलाइट्स मैक्रो इकोनॉमी के। अब आप बैक टू यू, तो आप थोड़ा सा KSE 100 का पिन बताओ। सही है। अच्छा, KSE 100 पे काफ़ी कुछ हमारे जो पॉइंट्स टेबल है लास्ट टाइम हमने 2-3 वीक से डिस्कस कर रहे हैं कि हम रेंज बाउंड में जहाँ पे हमारे बुल्स के वेट्स भी बेयर्स के वेट दोनों इक्वल चल रहे हैं, सो बैलेंस चल रहा है, तो इसलिए आपकी मार्केट में कंसोलिडेशन इंडेक्स के ऊपर नज़र आ रही है या साइडवेज रेंज बाउंड नज़र आ रहा है कि 2-3 दिन मार्केट नीचे फिर एक दिन ऊपर फिर दोबारा नीचे, सो इस तरह की एक्टिविटी चली है। इस एक्टिविटी में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था, हम ऐसे सेटअप्स देख रहे हैं जहाँ पे कोई ब्रेकआउट्स लगे या ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर हमें शेयर्स मिल रहे हों। सो सेटअप्स के ऊपर हम बाद में जाते हैं, पहले अपने इस पॉइंट्स टेबल्स को दोबारा से देख लेते हैं। जिस तरीके से हमने पहले कहा था कि बुल्स एंड बेयर्स दोनों का वेट तकरीबन इक्वल एंड दोनों के पॉइंट्स इक्वल थे, इस दफ़ा भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन हम अपने टेबल को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं, जो आपके हायर हाइज एंड हायर लोज हैं वो स्टिल इंटैक्ट हैं, पॉजिटिव ही लग रहा है अभी तक, लेकिन अब जो सेकंड पॉइंट है हमारा EMA 21 का, इसकी वैसी सिग्निफिकेंस नहीं रही जैसे हुआ करती थी। पहले यहाँ पे आके टेस्ट किया, देन बाउंस, इधर टेस्ट किया बाउंस, इधर टेस्ट किया बाउंस, लेकिन अब पिछले चूंकि रेंज बाउंड एक्टिविटी चल रही है, अब ये EMA 21 के साथ प्राइस एक्शन जो है वो फ्लोट करना शुरू हो गया, कभी ऊपर कभी नीचे। सो और इसमें हम एक्सपेक्ट भी यही कर सकते हैं, ये इस तरह का फेज है जो हमने पहले हाईलाइट किया था कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स और 45 डेज मार्केट को साइडवेज रेंज बाउंड होना चाहिए। तो रेंज बाउंड में EMA 21 आपकी काम नहीं करती, सो इसका ये मतलब हुआ कि हम इस पॉइंट को यहाँ से अब ख़त्म कर देंगे, इसकी कोई ख़ास सिग्निफिकेंस रही नहीं है। आगे गोइंग फॉरवर्ड जब ये ब्रेकआउट लगेगा या
नीचे आएगा फिर देखेंगे कौन सी मूविंग एवरेज या इंडिकेटर जो है वो इस टाइम मार्केट को रिस्पेक्ट दे रहा है, तो उसके ऊपर फिर रिसर्च करके नया कुछ टूल ले आएंगे। सो फिलहाल अभी इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। फिर उसके बाद आगे हम गए जनवरी बुलिश मंथ। जनवरी रेंज बाउंड रहा इस दफ़ा हमारा तकरीबन 1,15,250 के ऊपर। अगर आके इससे ऊपर बंद होता है तो जनवरी को हम कंसीडर करेंगे कि बुलिश था। अगर 1,15,250 से नीचे बंद होता है, राइट नाउ अभी सेकंड हाफ बाकी है जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, सो देखते हैं कि फ्राइडे की क्या क्लोजिंग आती है। 1,15,250 से अब नीचे आ जाए, नीचे आके बंद हो जाए तो अच्छी बात है। उसकी रीज़न क्या है वो मैं बताता हूँ अभी। चूंकि अब हमारा फरवरी का मंथ आ रहा है नया, तो सीजनल्स के ऊपर अब हम उसकी बात करेंगे, वो क्या पॉइंट है। आ, कहा यह जाता है, कहा क्या जाता है बल्कि स्टॉक मार्केट में, जो फरवरी का मंथ होता है वो हमेशा बेयरिश कंसीडर किया जाता है। बड़ा मशहूर महीना है ये। पिछले 10 सालों में 8 महीने जो हैं वो बेयरिश रहे हैं फरवरी के। यहाँ से तो अब ये डेटा और ये चार्ट को देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि यार काम ख़राब हो गया, फरवरी बेयरिश। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अच्छी ये हो रही है जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि अगर जनवरी एंड आपका 1,15,250 से नीचे बंद होता है, इसका ये मतलब हुआ जनवरी बेयरिश क्लोज हुआ। अगर जनवरी बेयरिश क्लोज होता है तो फरवरी बुलिश होता है। ऐसा 2 दफ़ा हुआ है पिछले 10 सालों में कि जब भी आपका जनवरी नेगेटिव में बंद हुआ, 2016 में एंड देन 2024 में, दोनों केस के ऊपर आपकी फरवरी बुलिश रही। हाँ, मैसिव बुलिश नहीं रही, दोनों में एक्टिविटी रेंज बाउंड ही रही, जो कि हमारे एनालिसिस से बिल्कुल सिंक होती हुई अभी इस टाइम तक नज़र आ रही है। सो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आज 1,15,000 से नीचे आपका इंडेक्स बंद हो एंड देन फरवरी हमें ग्रीन नज़र आए, इतना ग्रीन हो कि रेंज बाउंड एक्टिविटी रहे इसके ऊपर। सो जो लोग ये इस डेटा को पढ़ रहे होंगे वो डेफिनेटली घबरा रहे होंगे और इस तरह की अभी पोस्ट निकलना शुरू हो जाएगी कि फरवरी बेयरिश महीना होता है। लेकिन इस दफ़ा मुझे सिनेरियो थोड़ा सा चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करें, मैं एक एरर भी हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे। ये जो फरवरी 2020 है, तो यहाँ पे जनवरी इधर नेगेटिव शो हो रहा है। ये ट्रेडिंग व्यू के पास डेटा मिसिंग है, ये मैं दिखा भी देता हूँ। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाऊँ और 1 जनवरी 2020 पे जाऊँ, सो ट्रेडिंग व्यू के डेटा पे ट्रस्ट नहीं कीजिएगा, इन लोगों ने छुट्टी कर ली थी उस दिन। सो बहुत से एनालिस्ट आगे कहेंगे फराज भी आपने गलत बता दिया था, लेकिन हम तो ट्रेडिंग व्यू से भी गलतियाँ निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि 31 दिसंबर को मार्केट बंद हुई है, तो इन्होंने 2 दिन का डेटा 1 और 2 जैन का मिस किया, उन दिनों बुलिश थी। सो ये मंथली डेटा जो आ रहा है जनवरी 2020 का, ये गलत है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, इसको एक दफ़ा वेरीफाई कर लीजिएगा। सो बहरहाल आसान लफ्ज़ों में फरवरी हमें जो है वो बुलिश मंथ लग रहा है इस दफ़ा, क्योंकि हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक आ रही है इन चार्ट्स के ऊपर, सीजनल्स के ऊपर, वो ये है कि जब आपका जनवरी नेगेटिव क्लोज होता है तो फरवरी अच्छा बंद होता है। सो इसको मैं बुलिश पॉइंट में डाल रहा हूँ कि हम एक्सपेक्ट करें कि फरवरी जो है इस दफ़ा हमारे पास ग्रीन होगा। सो अब हमारे पास बुल्स के 2 वेट्स हो गए हैं, तकरीबन 2 पॉइंट्स हो गए जो इस तरफ बुलिश साइड पर है। बेयरिश साइड के ऊपर 2 इंडिकेशंस थी। जो इसका शूटिंग स्टार बना था जिस वीक बना था, मैंने ये हाईलाइट कर दिया था कि ये आपका फ़िलहाल रेजिस्टेंस यहाँ पे प्रूफ हो सकती है। बेयरिश डाइवर्जेंस अभी तक सिंक नहीं हुई, लेकिन वॉल्यूम्स आपके जो हैं वो साइडवेज हो गए, ये अच्छा साइन होता है। ये कम हो गए, ये अच्छा साइन होता है। सो जितने कम वॉल्यूम्स होंगे उतनी अच्छी कंसोलिडेशन और लंबे टाइम के लिए आपकी होगी। सो वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, बल्कि पिछले 2-3 हफ्तों से, कि रेंज बाउंड एक्टिविटी होनी चाहिए। जो बॉक्स बना हुआ है इसके अंदर ही रहे, थोड़ा सा अगर ऊपर चला भी जाता है इंडेक्स तो इट डजेंट मैटर, लेकिन रेंज बाउंड एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ स्क्रिप्ट्स के थ्रू मिलती रहेंगी। जैसे मैंने पहले भी हाईलाइट किया, पिछले 2 एपिसोड्स में करता हुआ आ रहा हूँ, ऐसे स्क्रिप्ट्स देखें जिनके बॉक्सेस ब्रेक हो रहे हों या ये ब्रेकआउट्स दे रहे हो अपने हाइस की तरफ, वो रैली कर सकते हैं। या ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर स्टॉक्स जो 25-30% डिस्काउंट पे मिल रहा है अपने हाइस से नीचे आया हुआ, उनके ऊपर एंट्रीज ली जा सकती है, लेकिन वो फ्रस्ट्रेट करेंगे, थोड़ा सा साइडवेज होने के बाद, कंसोलिडेट होने के बाद बढ़ेंगे। सो ओवरऑल अमार अगेन इसको कंक्लूड करता हूँ 100 इंडेक्स को, रेंज बाउंड ही एक्टिविटी होनी चाहिए, रहनी भी चाहिए। जितनी बड़ी रेंज बाउंड एक्टिविटी आपकी होगी उतनी बड़ी रैली आपकी फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम पे बनेगी। अगर बेयरिश होती है मार्केट यहाँ से, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है 1,05,000 को ब्रेक करे, फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार हाँ अब कुछ मामला ख़राब हो गए मार्केट में, फिर देखेंगे एग्जिट कैसे करने। फिलहाल
फॉर द टाइम बीइंग मुझे लग रहा है कि रेंज बाउंड इंडेक्स के ऊपर रहेगा, लेकिन आपकी स्क्रिप्ट्स में टाइम टू टाइम आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी, जितनी हम हाईलाइट कर सकेंगे इसके ऊपर हम करते रहेंगे। सो ओवरऑल फ्रस्ट्रेटिंग फेस हो सकता है, लेकिन घबराना नहीं है, अगेन पेशेंस और तसल्ली से काम करना है। जी अमार। परफेक्ट हो गया। चलें, लेट्स मूव ऑन टू आवर दिस वीक्स सेक्टर, और इस दफ़ा हम पैकेजिंग और पेपर बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा 3-4 डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, तो मैंने कॉन्सेंट्रेट किया है इस दफ़ा पैकेजिंग के ऊपर। अच्छा, फराज भाई ने जो अभी बात की है टेक्निकल्स का, मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इंटरनेट का अभी भी फराज भाई के एंड से थोड़ा सा मसला आ रहा है, ऑल्दो वो थोड़ा सा ब्रेक कर रही थी वॉइस। लेकिन मैं इन शॉर्ट, जो फराज भाई ने जैसे मेंशन किया, वो ये बता रहे हैं कि लास्ट अगर 10 ईयर्स का देखा जाए तो फरवरी के जो मंथ्स हैं वो 8 टाइम्स जो थे वो नेगेटिव थे, और 2 टाइम्स जो थे वो पॉजिटिव थे। अच्छा, जो 2 टाइम्स पॉजिटिव मंथ्स का भी उन्होंने बताया, तो उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखी गई हैं वो ये देखी गई हैं कि जनवरी का जो मंथ है, अगर जब वो बेरिश क्लोज हुआ है, तो फरवरी का मंथ जो है वो हमेशा आपका बुलिश क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओवरऑल हमारा जनवरी का इस दफा जो मंथ है वो रेडिश था, यानी कि अभी बेरिश था, तो एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि फरवरी का जो मंथ है वो हमारा थोड़ा सा बुलिश जाएगा। दूसरी बात ये उन्होंने ये बात की कि रेंज बाउंड एक्टिविटी एक्सपेक्टेड अभी भी है। जिस तरीके से रेक्टेंगल का बॉक्स अगर आप लोगों ने देखा है, तो वो बता रहे थे कि अगर मोस्ट प्रोबेबली रेंज बाउंड ही रहेगा, अगर बुलिश भी रहेगा तो रेंज बाउंड के अंदर रहना चाहिए, ताकि जो अल्टीमेट इसके अंदर जो मूवमेंट नजर आएगी, वो बॉक्स जब वो तोड़ेगा, ब्रेक करेगा, उसके बाद जो है मार्केट में तेजी नजर आएगी। ठीक है। दूसरी बात ये उन्होंने ये भी मेंशन किया कि आप ऐसे स्टॉक्स को पिक करें जो रेंज बाउंड से निकल चुके हैं। जैसे कि अभी स्टॉक मार्केट जो है हमें रेंज बाउंड में नजर आ रही है, लेकिन ऐसे स्टॉक्स को आप पिक कर सकते हो जिन्होंने अपने बॉक्सेस को तोड़ा है, या उधर अपने रेजिस्टेंस को तोड़ के रीटेस्ट कर रही हैं, या फिर ऊपर वाली साइड पे आपको नजर आ रही है, तो उन पे फोकस करें। ठीक है। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू आवर दिस वीक्स सेक्टर, और ये हमारा है पेपर बोर्ड एंड पैकेजिंग, और ये काफी बड़ा एक सेक्टर है। 3-4 इसमें आप देख रहे हो, पेपर भी है, बोर्ड भी है, और पैकेजिंग वाली है। तो इस दफा मैंने ये किया कि 2 डिफरेंट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया, लेकिन नेक्स्ट वीक के अंदर भी हम पेपर एंड बोर्ड के ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे। आज जो है वो थोड़ा सा पैकेजिंग के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है। सो पैकेजिंग ओवरऑल, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तीनों ही कंपनीज थोड़ी सी सिक्लिकल इन नेचर भी हैं, क्योंकि जैसे जैसे हालात मुल्क के अच्छे होते हैं, आपकी कमर्शियल एक्टिविटी ज्यादा बढ़ती है, तो ये अगेन पैकेजिंग वगैरह कर रही हैं, या प्रिंटिंग कर रही हैं, या जो इनका ट्रांसपोर्ट वगैरह के से रिलेटेड जो भी काम होता है, वो इनके साथ इनका बहुत ज्यादा फोकस होता है। जैसे मैंने लोड्स की बात की, तो लोड्स कंपनी क्या है कि ऑटो का सेक्टर जैसे परफॉर्म करेगा, उसी तरीके से ऑटो पार्ट्स की कंपनीज उसी तरीके से परफॉर्म करेंगी। ठीक है। तो इसी वजह से आपको लोड्स अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। तो यही यहाँ पे ये वाली कंपनीज भी तकरीबन सेम ही कॉन्सेप्ट है। अगर बाकी इंडस्ट्री परफॉर्म कर रही है, जिनको पैकेजेस की रिक्वायर्ड है, जो बॉक्सेस जिनको रिक्वायर्ड होते हैं, पैकिंग उन्होंने करनी होती है, तो जाहिर सी बात है ये भी परफॉर्म करेंगे। ठीक है। सो पहली चीज तो ये समझे कि ये दिस इज अगेन सिक्लिकल नेचर। अच्छा, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बेसिक चीजों पे रखता हूँ। आपको ये पता होना चाहिए कि पैकेजिंग के अंदर या पेपर बोर्ड के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज होती है। ठीक है। प्रोडक्ट्स को आप ट्रैक कर सकते हो, आप machine.com पे भी देख सकते हैं, या गूगल सर्च करके देख लें कि वो प्राइसेस जो हैं उनकी कितनी ऊपर नीचे जा रही हैं। ये हम जब इंडस्ट्री में एक एक स्टॉक्स की बात करते हैं, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कौन कौन सी कंपनीज कौन सी वाली जो रॉ मटेरियल है उसको यूज करते हैं। पैकेजिंग में, फिल्म में अगर आप देखो, तो ये बाइक्सली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपिलीन है, BOPP भी इसको कहते हैं, फिल्म्स के लिए यूज होता है। और ये भी मैं बताता हूँ आगे जाके कि कौन सी कंपनी जिसको यूज करती है। फिर बाइक्सली ओरिएंटेड पॉलीइथिलाइन जो होता है, जो BOPET इसको कहते हैं, तो बोपेट फिल्म्स कह ले हो आप। कास्ट पॉलीप्रोपिलीन जो है, CPP फिल्म्स, ये भी यूज होता है। को एक्सट्रूडेड फिल्म्स होता है, बायोडिग्रेडेबल फिल्म्स है। ये सारी कहाँ पे यूज हो रही है आपकी एप्लीकेशन? देखिए, मैंने सब पे जगह लिख दिया। फूड में यूज होती है आपकी, बेवरेज में यूज होती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होती है, या स्पेशलिटी पैकेजिंग वगैरह डिफरेंट जो आपकी पैकेजिंग होती है, वहां पे ये सारी चीजें यूज होती है। पेपर बोर्ड में चले जाएं तो राइटिंग एंड प्रिंटिंग मशीन्स, आपको पता है कि पेपर्स डिफरेंट किस्म के होते हैं। जैसे SCPL है, सिक्योरिटी पेपर लिमिटेड है, वो नोट्स वगैरह बनाते हैं। जो आप हम कागज वगैरह देखते हैं ना, हमारे जो हाथ में जो नोट हम यूज करते हैं, तो उसके बैक एंड में जो कागज होता है वो खासतौर पे वो कंपनी बनाती है। तो हर कंपनी का डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। अच्छा, दूसरा है मशीन फिनिश पेपर्स होते हैं, फिर मशीन ग्लेज पेपर्स होते हैं, कोटेड पैकेजिंग बोर्ड्स होते हैं, अनकोटेड बोर्ड्स होते हैं, क्राफ्ट पेपर होता है। ये प्रिंटिंग, ऑफिस यूज, एजुकेशन, आप देखें स्कूल के अंदर वगैरह जो आपके यूज होता है, किताबें वगैरह यूज होती हैं। किताबों का कोई पेपर अलग होता है, आप जहाँ पे लिखते हो
जिन कॉपीज में लिखते हैं उसका पेपर अलग होता है। तो ये हर किस्म के डिफरेंट किस्म के आपको पेपर्स नजर आएंगे। फिर कमर्शियल एंड कंज्यूमर पैकेजिंग के अंदर आपके फोल्डिंग कार्टन्स वगैरह, आपको पता है कार्टन्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं पैकिंग के अंदर। रैपर्स आ गए, लेबल्स आ गए, फिर आपके डाई कट बॉक्सेस होते हैं, हर किस्म की डिफरेंट डिफरेंट जो कंपनीज होती है जिनको जो रिक्वायरमेंट होता है तो उन्हें उसी तरह हिसाब से चलना है। जैसे कि अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं तो उनको एक ऐसे हार्ड कोर किस्म के बॉक्सेस चाहिए, तो वो कह सकता है कि कंपनी को मुझे एक अच्छा बॉक्स चाहिए जिसमें जैसे शीशे वाली बोतलें होती हैं आपकी, जो आप फ्लैजल टाइप जो ड्रिंक्स होती हैं, या आपकी जो कफ सिरप टाइप होते हैं वो शीशे के बने होते हैं। अब शीशे के लिए आपको जाहिर सी बात है कार्बन जो बॉक्सेस हैं वो अच्छे चाहिए, ठीक है। तो ये सारी कंपनीज वो बनाती हैं। फिर पेपर सैक्स हैं, फिर आपको सीमेंट के लिए देखें, सीमेंट्स के लिए भी जो कागज यूज होता है वो भी इस तरह की कंपनीज बनाती हैं। फिर पॉलीप्रोपिलीन जो पीपी बैग्स हैं ये भी सारी ये इन्हीं कंपनीज के अंदर आता है। फिर दूसरा जो चौथी है आपकी कैटेगरी आती है प्रिंटिंग एंड स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स आती हैं। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल प्रिंटिंग इंक्स होती हैं। अब इंक्स के लिए भी आप देख सकते हो कि वो भी कुछ कंपनीज यहाँ पे बनाती हैं। स्पेशलिटी कोटिंग्स एंड वार्निशेस आती है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो भी आपका आता है, और ये पैकेजिंग इनहैंस एंड स्पेशलिटी प्रिंटिंग जो होती है उसके अंदर यूज होते हैं। कंज्यूमर टिश्यूज एंड हाइजीन प्रोडक्ट्स, तो आप जो टिश्यूज यूज करते हैं वो भी यही कंपनी ज्यादातर बनाती हैं, इसमें पैकेजेस वगैरह भी आते हैं। फेशियल टिश्यूज आते हैं, आपके टॉयलेट रोल्स आते हैं, आपके पेपर नैपकिन आती हैं, किचन टॉवल्स आते हैं, सैनिटरी इश्यूज आते हैं। तो आप ये भी अंदाजा लगा सकते हो कि कब कब यूज ये ज्यादा यूज होते हैं। जैसे अब कोविड के दिनों में अगर लोग घरों में ज्यादा रह रहे हैं तो उनका डिफरेंट यूजेज होगी, किसी खास किस्म के टिश्यूज की यूज होगी, या फिर अगर आप कई इवेंट्स वगैरह ज्यादा हो रहे हैं, जैसे शादियां होती है तो शादियों के अंदर आपके जो वहां पे जो यूज होते हैं डिनर वगैरह के अंदर, हॉल्स के अंदर यूज होते हैं, तो वहां पे अगेन टिश्यूज की सेल ज्यादा बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये सारी डिफरेंट कैटेगरीज आ सकती है। इसके अलावा जो है पॉलीमर्स एंड रेसिन्स ये भी होती है, फाइबर्स एंड पल्प्स होती हैं फॉर टाइम पर्पसेस, इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा। एडिटिव्स एंड केमिकल्स एजेंट्स, ये सारी आपकी रॉ मटेरियल्स हैं जो कि इन सब में यूज होती हैं। अब इसमें थोड़ा सा हमें ये जानने की जरूरत होती है कि कौन सी प्रोडक्ट ऐसी हैं जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स आपकी यहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है, ठीक है। तो ये एक एक करके हम थोड़ी सी कंपनीज वाइज भी देख लेते हैं। इसके अलावा जो है कोटिंग फिलर्स एंड बैरियर मटेरियल्स आते हैं, इसमें ये भी आपका रॉ मटेरियल है। एडेसिव्स में स्टार्क बेस एडेसिव्स आते हैं, फिर आपके इंक्स एंड पिगमेंट्स आते हैं, इसमें भी ड्राइंग एजेंट्स हैं, वाटर बेस एंड सॉल्वेंट बेस पिगमेंट्स वगैरह सारी आपके। अगेन आप लोगों को तो जिन लोगों को थोड़ा सा इंक्स वगैरह का पता, तो ये सारी चीजें आपकी पिगमेंट्स वगैरह उसी के अंदर यूज होती हैं। सो ये सारे आपके रॉ मटेरियल्स वगैरह यूज होते हैं। अच्छा, थोड़ा सा वैल्यू चेन को देख लेते हैं। तो पैकेजिंग फिल्म्स जो आप पैकेजिंग करते हैं उसमें जो आपके पॉलीमर ये जो रॉ मटेरियल यूज होते हैं उसमें आपने देखा है पीपी यूज होता है, पीईटी यूज होता है, हमारा पीएलए और पीपीएटी यूज होता है। और ये ज्यादातर जो है हमारे इंपोर्ट किए जाते हैं चाइना से या मिडिल ईस्ट या यूरोप वाली साइड से, हमारा जो रॉ मटेरियल है ज्यादा इंपोर्ट होता है, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग के दौरान एक्सट्रूजन एक आपका प्रोसेस होता है जिससे आपकी ये सारी चीजों को स्ट्रेचिंग वाइज किया जाता है, और इससे आपका क्या बनता है, जो हमने पहले बात की थी, बीओपीपी बनता है या बीओपीईटी बनता है, और या फिर आपके कास्टिंग जो है सीपीपी बनता है। इससे क्या होता है कि आपकी सरफेस की जो ट्रीटमेंट जो एक लेयर बनती है वो आपकी बनती है, और वो ये बनाने वाली जो ज्यादातर कंपनीज है वो पैकेजेस हैं, ट्राई पैक फिल्म्स है या आरपीएल रोशन पैकेजेस वगैरह हैं, और इसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन में जाती हैं आपके कन्वर्टर्स में, प्रिंटर्स में, और फिर इसके बाद इनकी कन्वर्जन्स होती हैं टुवर्ड्स प्रिंटेड, लैमिनेटेड या पाउचेस वगैरह, जो भी आप चीजें बना रहे हैं उसके अंदर ये चीजें यूज होती है। इंडस्ट्रीज जो यूज करने वाली होती है वो फूड एंड बेवरेजेस है, फार्मा है, या इंडस्ट्रियल पैकेजिंग वगैरह कंपनीज है। अच्छा, कमर्शियल में चले जाएं तो यही चीजें आपकी जो पेपर बोर्ड के अंदर यूज हो रही है वही चीज यहाँ पे आपकी क्या होती है कि उसमें पल्पिंग में यूज होती हैं, फिर फॉर्मिंग में, कोटिंग वगैरह में यूज होती हैं, प्रिंटिंग में यूज होती हैं, और अगेन वही तकरीबन प्रोसेस है। थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि प्रिंटिंग एंड फिनिशिंग के अंदर प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, और इसको अगेन बनाने वाले अगेन पैकेजेस इज वन ऑफ द बिग कंपनीज। रोशन पैकेजेस है, फिर सेंचुरी पेपर्स है, एससीपीपी है, और आई पैक है, इंटरनेशनल पाकिस्तान जो कंपनी है वो है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन अगेन एफएमसीजी को दिया जाता है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज को इनको दिया जाता है एज अ होलसेल के तौर पे, और उन्होंने वो जो है अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह जो बेचती हैं वो आगे जाके इनको कन्वर्ट करती हैं, या अगर आप यहाँ पे देखें फूड एंड बेवरेजेस या कॉस्मेटिक्स वगैरह में ये यूज होती है। नेक्स्ट चले जाते हैं प्रिंटिंग एंड स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में। आपकी अगेन जो इंक्स हैं, पिगमेंट्स या सॉल्वेंट्स वगैरह जो हैं वो आपकी क्या हो रही है, मिक्सिंग में या फिल्ट्रेशन में यूज होती हैं।
फिर आपकी जो रेजिन ब्लेंडिंग है ये क्यूरिंग में या आपकी माइनिंग जो है वो ग्राइंडिंग वगैरह के अंदर यूज होती है। और मेजर अगेन इसमें पेयर अगेन नंबर 1 पैकेजेस आता है, डायमंड इंक्स आता है, बर्जर इंक्स आता है, डीआईसी पाकिस्तान अगेन इज अ पार्ट ऑफ पैकेजेस एज वेल। और अगेन ये सोल्ड किया जाता है आपके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स में। और ये एप्लीकेशन जो यूजेस होती है आपकी इंक्स के तौर पे बनती हैं या आपकी कोटिंग एंड वार्निशेस के तौर पे इसको भी बनाया जाता है। एंड लास्ट जो टिश्यूज का है आपका, टिश्यूज में आपका वर्जिन वुड पल्प जो है, ये जो आपके वुड से लकड़ी के जो आपके पीसेस होते हैं छोटे, उसका इंपोर्ट किया जाता है और फिर इसको रिसाइकल किया जाता है लोकली यहाँ पे। और इसके जो अगेन जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो पल्प प्रोसेसिंग आपकी शीट फॉर्मेशन में बनती है और फिर उसके बाद कटिंग करके इसकी पैकेजिंग की जाती है। ठीक है, सो अगेन इसको बनाने वाले पैकेजेस लिमिटेड अगेन रोज पेटल जो आपने काफी नाम मशहूर है, जो आप टिश्यू यूज करते हैं रोज पेटल बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। लोकल मैन्युफैक्चरर्स और भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। अगेन जो चैनल्स है होलसेलर्स को प्रोवाइड की जाते हैं, फिर रिटेलर्स के पास जाती है, सुपर मार्केट्स के पास जाती है और फिर अर्बन से ये अगेन आपके जो टॉयलेट रोल्स हैं, ये नैपकिन वगैरह, किचन टॉवल्स, ये सारे बनते हैं। ठीक है, सो ये काफी डिटेल में इनको कवर कर दिया मैंने। लेकिन अब जो है हम एक एक कंपनी को देख लेते हैं क्योंकि कंपनीज के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लें। नंबर 1 सबसे बड़ा जो इस पूरे सेक्टर्स के अंदर आता है वो पैकेजेस लिमिटेड है। इसमें सारी कंपनीज थोड़ी सी मैं कवर करूंगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो हम पेपर एंड बोर्ड को ज्यादा कवर करते हैं, इसमें इंटरनेशनल पैकेजिंग फिल्म्स लिमिटेड, ये मेरे ख्याल से नई कंपनी, आईपीओ भी रिसेंटली शायद आया है। सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड, चिराग पैकेजिंग है, रोशन पैकेजेस है। एक एक करके इनको देख लेते हैं। सबसे पहले जो है पैकेजेस के अंदर आते हैं, तो इसके अंदर आप देखो तो पैकेजिंग सबसे ज्यादा इनका काम है। फिर उसके बाद पेपर एंड बोर्ड का भी इनकी काफी ज्यादा सेल्स वगैरह चलती हैं। पैकेजिंग सॉल्यूशंस के अंदर ये सारी आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं, ये क्या क्या चीजें बनाते हैं। अगर आपने हैंड्स डाउन किसी भी कंपनी को पिक करना हो तो ये पैकेजेस इज वन गुड कंपनी जो पैकेजिंग के हिसाब से है। अच्छा, यहाँ पे ये कॉन्ग्लोमरेट भी है, बाबर अली की कंपनी है। और अगर आपने देखा है लाहौर के अंदर पैकेजेस जो मॉल है वो भी इसी के अंडर आता है। तो इसमें काफी ज्यादा कंपनीज आपको यहाँ पे नजर आ रही है। कंज्यूमर टिश्यूज वगैरह में भी देखें, ये टिश्यूज वगैरह का भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, पेपर एंड बोर्ड में भी बनाते हैं। फिर इसके अलावा प्रिंटिंग के भी इसकी काफी जबरदस्त इनकी पैकेजेस हैं। इंश्योरेंस का भी काम करते हैं, ये लाइफ इंश्योरेंस है इनकी, IGIL है, IG कंपनी है। ये सारी जो है यहाँ पे मैंने मेंशन भी की हुई है, इसको आप वन बाय वन देख लीजिएगा। काफी ज्यादा कंपनीज, कुछ पब्लिक लिस्टेड भी हैं, कुछ जो है वो वैसे लिस्टेड नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि बुल्ले शाह पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था जब हमने पैकेजेस हाईलाइट किया था। ये यहाँ से थोड़ा सा इनको लॉसेस आ रहे थे बुल्ले शाह पैकेजिंग की तरफ से। फिर पैकेजेस पावर लिमिटेड है, आपके स्टार पैक है, ट्राई पैक लिमिटेड है, पैकेजेस रियल स्टेट लिमिटेड है। ठीक है, फिर आपकी एनोमिनी होल्डिंग्स लिमिटेड है। फिर इसके अंदर आपकी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज पैकेजेस कन्वर्टर्स आते हैं, लिंसिया होल्डिंग्स आती हैं, DIC पाकिस्तान आती है, सिनोफी इवेंटेस अगेन फार्मास्यूटिकल कंपनीज है। तो ये सारी बहुत बड़ी एक जायंट है ये पैकेजेस लिमिटेड। और इसके अंदर अगर आप एक एक कंपनी को देख ले तो ये काफी ज्यादा इनकी होल्डिंग्स हैं इसके अंदर। इसके अलावा जो है इनकी IGI इंश्योरेंस भी है, IGI लाइफ भी है। तो इंश्योरेंस के अंदर भी ये है, अगेन फार्मास्यूटिकल में भी है, पैकेजिंग में भी है। काफी ज्यादा इनका फोकस है ऑल ओवर द डिफरेंट सेगमेंट्स। फिर आईपैक पे आ जाएं, आईपैक फूड पैकेजिंग बनाती है, लेबलिंग एंड रैप्स बनाती है, लेमिनेशन है, स्टेशनरी एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है। सो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल्स के अंदर इनका तकरीबन 22 बिलियन की इनकी ऑलमोस्ट सेल है। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी सब्सिडरीज वगैरह भी यहाँ पे लिख दी। और इसके अलावा जो है यहाँ पे ये कास्ट प्रॉपर्ली CPP फिल्म जो हमने पहले डिस्कस किया वो भी बनाते हैं, बोपिट फिल्म्स भी बनाते हैं, ये भी सारी इनकी अवेलेबल हैं। और इसके अलावा फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, चिराग पैकेजिंग। और चिराग पैकेजिंग में यहाँ पे अगर आप देखो तो ये सारे इनके क्लाइंट्स हैं, पेपर सैक्स, फूड की जो प्रोसेसिंग है वो सारी इसकी यहाँ पे शामिल है। यहाँ पे ये भी मैंने मेंशन किया कि पार्ट ऑफ गुलाम फारूक ग्रुप जो है ये इनकी पेरेंट कंपनी है। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो PP बैग्स बनाते हैं, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बनाते हैं, ऑलरेडी काफी ज्यादा है। अब सिंपल फोकस करने की बात यह है कि जो इनके क्लाइंट्स हैं उस पे फोकस करें कि क्लाइंट्स के अगर इनकी डिमांड आ रही है आजकल तो इनके पास भी जाहिर सी बात है वो पैकेजिंग ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये चीज आपको साथ साथ देखने कंसिडर करनी है। रोशन पैकेजेस जो है अगेन दिस इज वन मोर कंपनी, ये कोरुगेटेड पैकेजिंग बनाते हैं, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग है, इनकी पेपर प्रोडक्ट्स वगैरह है। रेवेन्यू ब्रेकडाउन यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसके अलावा जो इनके काफी ज्यादा क्लाइंट्स हैं इनमें देख सकते हो आप, पीक फ्रिंग्स वाले, कॉसन, पेप्सी, ज्यादातर जो है FMCG की जो कंपनीज है वो आती है, निपॉन पेंट वगैरह सारी इनकी यहाँ पे मौजूद है। नेक्स्ट चलते हैं, मेरिट पैकेजिंग, फोल्डिंग कार्टन्स वगैरह बनाते हैं, रैपर्स एंड लेबल्स वगैरह बनाते हैं।
इनका जो है ये लैक्सन ग्रुप को ही बिलोंग करते हैं। अगेन लैक्सन ग्रुप इज अ वेरी फेमस ग्रुप। इनके क्लाइंट्स वगैरह देख लें तो ये ज्यादातर आप देखो कि ये फार्मास्यूटिकल वाली साइड पे ज्यादा है। एबट को, सेंचुरी पेपर, कोलगेट वगैरह यहाँ पे आपको नजर आ रही है, ग्लैक्सो है, टपाल है, बेक पार्लर है, ये सारी कंपनीज आप देख रहे हो, हेलियन भी है। तो अगेन काफी हद तक जो है डाइवर्स किस्म का पोर्टफोलियो आपको यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मैकबेथ फिल्म्स। अगेन ये जो सारी प्रोडक्ट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस की, बीओपीपी फिल्म, सीपीपी फिल्म्स आपकी सारी ये बनाते हैं और इनके भी डिफरेंट अगेन क्लाइंट्स हैं। तो ये सारी कुछ कंपनीज हैं, इनको मैंने हाईलाइट कर दिया, लेकिन अब इसमें हम फर्दर चलते हैं। थोड़ा सा डिमांड्स को फौरी तौर पे कवर कर लेते हैं। सबसे पहले ये ज़हन में रखें कि जितनी भी कंपनीज अभी हमने डिस्कस की, मैंने आपको बताया था कि सिक्लिकल इन नेचर है। तो एफएमसीजी यानी कि जो बड़ी बड़ी आपकी एमएनसीज कंपनी है, फूड वाली कंपनीज है, अगर वहां पे डिमांड ज्यादा क्रिएट हो रही है तो इनके पास भी डिमांड होगी। दूसरी एक बहुत बड़ी बात है, आपकी ई कॉमर्स की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है। तो जैसे हम दराज से काफी ज्यादा सामान मंगवाते हैं, तो दराज के बैक एंड पे पैकेजिंग कहाँ से होती है? वही बात है कि यही कंपनीज उनको पैकेजिंग प्रोवाइड करती है, और जितना ज्यादा ये ग्रो करेंगी तो जाहिर सी बात है हमारी भी उसी तरीके से ग्रोथ नजर आएगी। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल यूजेज, अगेन बहुत ज्यादा इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो अगेन इसकी डिमांड ज्यादा क्रिएट होगी। सस्टेनेबिलिटी ट्रेंड्स हैं, और ये इको फ्रेंडली, रिसाइकलिंग, पैकेजिंग जो सॉल्यूशंस आजकल आप देख रहे होंगे, ईएसजीजी जो एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस का जो आपका आजकल बहुत ज्यादा काम हो रहा है इसके ऊपर कि आप एनवायरमेंट फ्रेंडली जो है प्रोडक्ट्स बनाएं। तो जो कंपनीज ये बना रही हैं उसमें भी आप देख सकते हो कि अच्छा खासा रेवेन्यू, बहुत ज्यादा कंपनीज उन्हीं को प्रेफर करती हैं कि इनमें से, इन्हीं कंपनी से हम रॉ मटेरियल्स अपने जो पैकेजिंग है उन्हीं से लें। ठीक है, सो ये भी आप देखते रहें कि कौन सी कंपनी ईएसजी कंप्लाइंट है और उससे उनकी सेल्स या प्रॉफिट्स वगैरह ज्यादा बेहतर होंगे। रॉ मटेरियल की जो अवेलेबिलिटी है, कॉस्ट है, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। जैसे रिसेंटली कुछ 1-2 साल पहले हमारी एलसीज वगैरह बंद हो गई थी, तो इससे इन कंपनीज को भी थोड़ा बहुत हिट आया था। जो कंपनीज इंपोर्ट ज्यादा कर रही हैं तो अगेन उन पे हिट आना ही आना है। इसमें पल्प एंड रिसाइकल पेपर जो है ये थोड़ा सा हैवी रिलायंस होता है ऑन इंपोर्ट्स। तो आपने देखा है कि पैकेजेस वगैरह भी कुछ कंपनीज जो है वो ये बनाती हैं, तो वहां से थोड़ा सा इशू आया उनके लिए। थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ओवरऑल फाइनेंशियल्स के अंदर आप जाके देख सकते हो कि कौन सी कंपनी ज्यादा इंपोर्ट करती है। जो इंपोर्ट करेगी वो इंपोर्ट डिपेंडेंट भी है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वहां पे अगर प्राइसेस वगैरह बढ़ेंगी या खराब होंगी तो यहाँ पे भी इनके ऊपर असर आ सकता है। फिर सप्लाई चेन स्टेबिलिटी है, अगर सप्लाई चेन में कोई मसला आ गया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कोई मसला आ गया, तो वो भी अगेन इनके ऊपर थोड़ा सा असर कर सकती है। नेक्स्ट चलते हैं पेपर एंड पैकेजिंग डायनामिक्स। तो ये हमने ऑलरेडी पहले जो कवर किया, ये वही है। अगेन कुछ रॉ मटेरियल्स, जैसे कि अभी इनका देखा जाए पूरे सेक्टर के अंदर 68% जो रॉ मटेरियल है वो आपका ऑलरेडी आप इंपोर्ट करते हो, इंपोर्ट करते हैं आप। बेसिकली इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स होता है, लेकिन 68% आपका तकरीबन कॉस्ट इस चीज की आती है। सो वॉलेटिलिटी इन एक्सचेंज रेट, आप देख सकते हो कि अगर यूएसडी पीके ज्यादा ऊपर जा रहा है तो फिर अगेन इनके लिए थोड़ा सा हिट आ सकती है। अगर आप यहाँ पे देखें तो लास्ट जो हमारा फिस्कल ईयर 24 हुआ है, थोड़ा सा इसमें कुछ प्रोडक्ट्स जो थी उनके मार्जिन ज्यादा थे, कॉस्ट ज्यादा पड़ी है, जिसकी वजह से उनको ग्रॉस मार्जिन जो है वो निस्बतन कम रहे हैं, और इसकी वजह से नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़े से निस्बतन कम है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ये देखा ही जा रहा है कि अब इंडस्ट्री जैसे ग्रो कर रही है तो इस साल थोड़ा सा बेहतर रहेगा। सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि आपके रॉ मटेरियल्स के अंदर जो है कॉस्टिंग वगैरह देखते जाएं, ग्रॉस मार्जिन देखें कि अगर वो मेंटेन है फिर आपकी कंपनी ये सारी बेहतरीन देगी। ठीक है, ये कुछ मैंने यहाँ पे दिखा भी दिया। रॉ मटेरियल्स तकरीबन फिस्कल ईयर 2023 में 68.7% थी, अब तकरीबन 68.2% कॉस्ट ब्रेकडाउन है। तो थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ये कम हो रहा है, इसका मतलब है कि मार्जिन थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता है आगे। इसके अलावा एनर्जी कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। वो आप लोगों को पता है कि गैस की मौजूदगी होना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गैस की प्राइसेस बढ़ रही हैं तो इनके लिए थोड़ा सा इफेक्टिव मसला हो सकता है, लेकिन दैट बीइंग सेड ये इनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि ये अपने आप को कितना बेहतर दूसरी साइड पे ले जाए। सोलर के ऊपर काम करें, कुछ कंपनीज कर भी रही हैं। जितना वो ज्यादा बेहतर करेंगे, एनर्जी एफिशिएंट होंगी, उतना इनके लिए बेहतर हो सकता है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी में मॉडर्न एनर्जी एफिशिएंट मशीनरी ले आए, रिन्यूएबल एनर्जी वाली अडॉप्शन करें, वो भी जो है इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में काफी हद तक बेहतर हो सकता है। ये सारी चीजें वैसे बहुत ज्यादा आपको सिंपल लग रही हैं, लेकिन अगेन जब आप इसकी डिटेल में जाएंगे, जैसे आज हमने बात की थी मारी से रिलेटेड, तो मारी में भी आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू समझ आना चाहिए कि क्या सिनेरियो चल रहा है। तो इसमें भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कंपनीज क्या क्या करती हैं। थोड़ा सा जाके इनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में देख लेंगे क्या सिचुएशन है इस टाइम पे बन रही है। दूसरी है इंपोर्ट टैरिफ्स और ड्यूटीज, ये ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया। इन्वायरमेंट रेगुलेशंस वगैरह भी मैंने कवर कर दी। और लास्ट जो है हमारे पास लोकल वर्सेस इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। तो अगर जो कंपनी एक्सपोर्ट करने वाली है, थोड़ा सा ये देख लें कि बाकी बहुत कम्पिटिटिव है ये मार्केट है।
इंडिया हो गया, चाइना हो गया, वो ज़्यादा थोड़ा-सा आगे हैं इस चीज़ के अंदर। तो ये उसके हिसाब से हमें थोड़ा-सा लोकली देखना चाहिए किस कंपनी के अंदर थोड़ा-सा बेनिफिट है। ठीक हो गया। लास्ट इन्फ्लेशन एंड करेंसी डेप्रिसिएशन, ये मैंने ऑलरेडी बात कर दी। कंज्यूमर स्पेंडिंग ट्रेंड्स, या ये भी हमने बात कर दी कि जितना ट्रेंड ज्यादा बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी, उतना ही आपके लिए बेहतर होता है। ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर्स में एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, ये तीनों हमने डिस्कस कर लिए हैं। इन्फ्लेशन कम होगी, इनके लिए बेहतर है। इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो ज्यादा इंडस्ट्री ग्रो करेगी, वो सारी सिचुएशन बेहतर होगी। और यूएसडी पीकेआर जो है, जो कंपनी इंपोर्ट कर रही है उनके लिए डॉलर नीचे रहना बेहतर है, जितना ज्यादा बढ़ेगा उनके लिए थोड़ा सा मसला हो सकता है। सो ये सारी आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस, मैंने स्वॉट एनालिसिस भी सारा कर दिया, और ये आप फॉर टाइम पर्पसेस आप लोग खुद देख लीजिएगा इसको। चलिए जी, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। जी फराज भाई, बैक टू यू। इस दफा थोड़ी सी पिक्स बता चलें दें। बिल्कुल। स्टॉप। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया द बुल्स एंड बीएस शो देखने का। अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का फॉर्मेट देखें जहां पे अमार फंडामेंटली कंट्री की पोजीशन बताते हैं कि क्यों आपको स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड चेरी ऑन टॉप फराज आपको वो कंपनीज बताते हैं कि क्यों उन कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और बाय द वे जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आपके सामने है। अब ये चीज आप खुद भी कर सकते थे अगर आप दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हुए हैं, और खास तौर पे पाकिस्तान में, और आपको अभी भी समझ नहीं आ रही कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट कैसे करते हैं, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड प्लीज टेक द कोर्सेज ऑफ फराज एंड अमार विच आर अवेलेबल एट sarmaya.pk। इन कोर्सेज से आपको समझ आएगी कि आपका अपना पैसा भी ग्रो कैसे हो सकता है। सो प्लीज डू लुक एट sarmaya.pk कोर्सेज एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो मेरी पिक है वो सिक्योरिटी पेपर्स की है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ऐसे सेटअप्स देखें जो अपने हाइज को ब्रेक कर रहे हो, उसमें रैली कंटिन्यू होती हुई नज़र आएगी। और आज हमने ये जब सुबह हाईलाइट किया तो ये बाय स्टॉप इसका ट्रिगर हो गया था 177 पे। मैंने अपने ग्रुप में कॉल भी दे दी थी इसकी। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इजीली 200 को जाके टेस्ट करे और फिर उसके ऊपर 230 को भी कर सकता है। लेकिन इसमें अभी डिविडेंड आया है तो देखना ही पड़ेगा कि एक्स होने से पहले करता है या बाद में वो 25 रुपीज़ जो इसने डिविडेंड दिया। सो ओवरऑल ये एक अच्छा सेटअप है, इसको यहाँ पे बाय कर लेना चाहिए। स्टॉप लॉस 154 155 इतना हो और फिर इजी टारगेट्स 200 के तो नज़र आ रहे हैं आराम से। अमार बड़ा बहुत आसान सा मेरा सेटअप, बहुत आसान सा मेरा पैटर्न, जो फेवरेट पैटर्न है कि जैसे ही नए हाइज लगे ट्रिगर हो बाय स्टॉप्स और उसको राइड करना शुरू कर दें। सो टेक्निकली तो बड़ा अच्छा इसके ऊपर सेटअप नज़र आ रहा है। फंडामेंटली कल इसका रिजल्ट था, उसके ऊपर थोड़ा सा गाइड करें कि जो इसका डिविडेंड है कि एक्सपेक्टेशन से अबव था जो एकदम से ये बढ़ गया। अच्छा, ऑलरेडी मुझे याद पड़ता है कि हमने एसईपीएल को पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था, और हमने हाईलाइट भी किया था एक दफ़ा, और इसने बहुत बेहतरीन परफॉर्म भी किया था। उसी टाइम मैंने बताया था कि ये बड़ी बेहतरीन कंपनी है, इसके कैश की सिचुएशन वगैरह भी काफ़ी बेहतर है, और ये आगे जाके ग्रोथ भी दिखाएगी। तो रेवेन्यू इस दफ़ा का जो है इसका काफ़ी ज़बरदस्त इंक्रीज किया है, 20.5%। अर्निंग्स जो है तकरीबन पिछले साल के इस बार 40% का इंक्रीज है, विच इज़ अगेन वेरी गुड। हमें ऐसी कंपनीज चाहिए जिनमें कम से कम 30% या 40% से ज्यादा आपकी अर्निंग्स ग्रोथ कर रही हैं, तो वो आगे जाके भी हमारे लिए बेहतर हो सकती है। ठीक है। दूसरी दो तीन चीजें इसमें और भी हैं। एक तो डिविडेंड तो इन्होंने दिए, जाहिर सी बात है जब आप अच्छा परफॉर्म कर रही है तो डिविडेंड भी दे देती हैं कंपनीज। तो ये मैंने देखा नहीं कि लेटेस्ट इन्होंने कितना डिविडेंड दिया है, लेकिन ओवरऑल जो इसका बाकी सिचुएशन चल रही है उसमें काफी हद तक ये डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। इनका एक सेकंड वेस्ट वाटर प्लांट था, वो इन्होंने पूरा किया है। आरओए का प्लांट इनका उस पर काम चल रहा था। कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट वगैरह इनके चल रहे थे, 3 से 4 इनके काम चल रहे थे जो इन्होंने 2024 में पूरे करने थे, जो इन्होंने कर लिए हैं। ठीक है। तो आगे इसके लिए काफी बेहतरीन नजर भी आ रही है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पिक है, ऑल्दो मैंने 2025 के अंदर नहीं पिक की थी, लेकिन अगेन आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, अच्छी कंपनी है। ओके ग्रेट अमार, थैंक यू। फिर उसके बाद हमारे पास एक और पिक है जो हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, वो इमेज है, इमेज पाकिस्तान। ये हम तो 14-15 पे इसको हाईलाइट करते रहे और पूरी रैली इसमें वो की। इसके बाद इसमें इनसाइडर ट्रांजैक्शन जब हाईलाइट हुई थी उस टाइम भी बताया था। राइट नाउ ये इसने हाइज लगाए 25 के और उसके बाद अब ये रिट्रेस करके 20 पे आ गया, 25% डिस्काउंट पे मिल रहा है ऑलरेडी।
तो बाय वन जो मेरी सपोर्ट लेवल आ रही है वो 20 के करीब है, यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। देन नीचे आए, अगेन इसको जमा करें 18.42 और स्टॉप लॉस इसका प्रीवियस हाई लो जो कि 17 के करीब 17.3040 बनता है, और ये वो लेवल था जब इससे ब्रेक नहीं हो रहा था। ये 2024 अगस्त की बात है, तो इसको 3 महीने 4 महीने लगे ये लेवल को ब्रेक करने के लिए। तो इतनी आसानी से ये फिर नीचे सपोर्ट जब लेगा तो इतनी इजीली ब्रेक नहीं करेगा, इसमें आप बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ओवरऑल ये इसके लेवल्स हैं कि नीचे आए इसको अटेम्प्ट करें, बाय करने की कोशिश करें। इसके टारगेट्स 22 एंड देन 24 के दोबारा से हो सकते हैं। कभी भी सिंगल टॉप नहीं लगता, एक बाउंस होगा या तो लोअर हाई बनाएगा या जाके डबल टॉप बनाएगा। सो एक बाउंस इसमें एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम पे जल्दी नजर आए। हमारे इमेज के कोई फंडामेंटल्स हम पहले भी डिस्कस करते रहे हैं, अभी कोई रिसेंटली कोई अपडेट है इस कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर? अच्छा, रेवेन्यू इंक्रीज वाइज 30% का इसका इंक्रीज है ऑलरेडी। ये भी मेरी टॉप पिक में है 2025 की। 20% अर्निंग्स की ऑलमोस्ट, अगर इस क्वार्टर देखा जाए पिछले साल के क्वार्टर के हिसाब से, तब भी इंक्रीज नजर आ रहा है। और सेल्स वाइज 40% का इसका इंक्रीज है। अच्छा, अर्निंग्स इसकी गिरी है, ईपीएस जो है वो इसकी गिरी है, और इसकी वजह जो है वो राइट शेयर्स हैं। इसने राइट शेयर इशू किए थे, और राइट शेयर्स की वजह से थोड़ा सा इसकी अर्निंग्स आपको आगे भी है, थोड़ा सा नीचे वाली साइड पे नजर आएंगी। लेकिन दैट बीइंग सेड, जाहिर सी बात है, राइट इश्यूज जो है वो किए जाते हैं तो आगे जो है अपने बिजनेस को ग्रोथ के लिए किए जाते हैं। तो ये इसके अंदर एक थोड़ा सा हल्का सा नेगेटिव है, लेकिन ऑल्दो इसमें बाकी चीजें आपको बहुत पॉजिटिव भी नजर आ रही चलें, ग्रेट। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पिक है वो SLGL की है, सिक्योर लॉजिस्टिक्स। इसमें आज बढ़ता वो ये तो बढ़ गया ये मैं कल रात को रिसर्च कर रहा था, सो 15.33 पे था, अभी 15.9 हो गया। सो ये जो जोन है बाय वन की जो मैंने ड्रॉ की हुई है, तकरीबन 14 रुपये से लेके 14.35 बन रही है। ये बहुत अच्छी सपोर्ट है। ये जो जितनी रैली थी इसकी 8 रुपये से लेके तकरीबन 20 तक, उसकी 50% की रिट्रेसमेंट थी, जो कि मैसिव एक अच्छी सपोर्ट कंसीडर की जाती है। सो आपने देख भी रहे होंगे यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर ये बार बार आके टेस्ट कर रहा था एंड देन बाउंस कर रहा था, आज फिर बाउंस कर गया। सो ये नीचे मिलता है या इवन करंट प्राइस पे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, नॉट बैड। सो इनिशियल टारगेट इसका ये जो वेज की रेजिस्टेंस आ रही है तकरीबन 16.84 हो सकती है, ये ब्रेक होगा तो फिर ये दोबारा से आपको 18.26 और 20 का होता हुआ नजर आएगा। स्टॉप लॉस अब इस ट्रेड का जो है वो काफ़ी नीचे 12.25 बनता है, तो इसका ये मतलब है अगर आप करंट प्राइस पे बाय करना भी चाह रहे हैं, ऑल इन मत जाइएगा, जो भी आपने जितनी इन्वेस्टमेंट करनी है उसका 50% इसके ऊपर, इस पर्टिकुलर ट्रेड के ऊपर कर दें। इंटायर पोर्टफोलियो में नहीं लेने की बात कर रहा, पोर्टफोलियो में जितनी भी आपने इसकी क्वांटिटी लेनी है उसका 50% इस जगह पे या बाय वन के ऊपर अटेम्प्ट किया जा सकता है। सो अमार सिक्योर लॉजिस्टिक्स बहुत अरसे से साइडवेज है, एक इसमें अगस्त से लेके सितंबर तक बड़ी ज़बरदस्त रैली देखने को मिली थी, 8 रुपये से 20 रुपये हो गया था, और उसके बाद से ये लंबी कंसोलिडेशन या साइडवेज एक्टिविटीज़ में चला गया है। सो फंडामेंटल्स के ऊपर कुछ ऐसा ट्रिगर है कि हमें ये ट्रायंगल ब्रेक होता हुआ और रैली करता हुआ दोबारा कुछ नज़र आ जाए इसमें? मैं तो आपको यहाँ पे मेंशन करूँगा कि इसने ये अपना ट्रायंगल तोड़ देना है, ठीक चले, है? अच्छा, मैं इसमें ये भी बता ज़बरदस्त। देता हूँ कि न्यू जी, कंपनी है, और इसमें एक कारांदास जो है, उन्होंने रिसेंटली इन्होंने एक्वायर किया हुआ था। अगेन ये एक कारांदास, आप लोगों जिन लोगों को पता है कि एक वीसी फंडिंग है मेरे ख्याल से, और उन्होंने इसके अंदर फंड किया हुआ था। उन्होंने रिसेंटली वैसे अपने शेयर्स को सेल किया है, और अगर वैसे सेल वाइज देखा जाए तो करीबन 14% की इसकी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है, 45% इसकी अर्निंग्स की इंक्रीज है तकरीबन, और 13% अगर ईपीएस की इंक्रीज देखी जाए, इतनी है। अच्छा, ये ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इन्होंने रिसेंटली, अगर आप देखें ना, ये अक्टूबर वाला अगस्त वाला पार्ट में जो बड़ी तेजी से इसने रैली किया था, वहां पे इसको एक ट्रांसपोर्ट सर्विस इन्होंने स्टार्ट की थी, और रिसेंटली इन्होंने अपना एक लाइसेंस इनको मिला है जो टीआईआर लाइसेंस कहा जाता है, और ये आपके लॉजिस्टिक्स के अंदर इस्तेमाल होता है। सो लॉजिस्टिक्स से जो इनको ये वाला लाइसेंस मिला है, तो दे आर नाउ ओपन टूवर्ड्स कि ये अपना सेंट्रल एशिया के अंदर जो है वो भी अपना ये काम कर सकते हैं, लॉजिस्टिक्स वगैरह ये प्रोवाइड कर सकते हैं, या ट्रांसपोर्ट वगैरह जो ये काम करें वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये एक चीज है। दूसरा, ये एक दो कंपनीज है, एसएलजीएल और ट्रैक्स। ट्रैक्स जो है वो एक ट्रैकिंग किस्म की ट्रैकिंग करते हैं, और ये दोनों जो कंपनीज को अब मर्ज कर दिया गया है। अब मर्ज जो हो रहा है उससे एक बहुत बेहतरी इनके लिए आ सकती है कि दोनों का जब बिजनेस कंबाइन करेगा तो वो फिर रेवेन्यूज और जो आपके प्रॉफिट्स हैं वो भी जाहिर सी बात है वो इंक्रीज करेंगे। तो इसके अलावा जो है इनके एक सॉफ्टवेयर है जो कि लॉजी सर्व के नाइफ से ये यूज करेंगे। इट इज लाइसेंस इन इस्लामाबाद टेक जोन, और इसको ये थोड़ा सा एक्सपैंड करने जा रहे हैं, और ये अपनी ऐप अब लॉन्च करेंगे,
और जब ऐप को लॉन्च करेंगे तो उसके जाहिर सी बात है जो डिजिटल में आप जब जाते हो तो उसका फिर यूजर्स वगैरह भी ज़्यादा बढ़ गए। तो इनके अंदर काफ़ी ठीक-ठाक डेवलपमेंट्स चल रही हैं, ऑल्दो वेरी गुड कंपनी, रेवेन्यूज़ भी जनरेट हो रहे हैं, सेल्स अच्छा प्रॉफिट वगैरह भी जनरेट कर रहे हैं, फिर मर्जर भी हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है अच्छा खासा इसके ऊपर ट्रिगर कर सकती चलें, हैं। ग्रेट अमाल। ज़बरदस्त, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है इसकी। सेकेंडली इसके अलावा जो मेरी लास्ट पिक होगी वो बैंक है, बैंक मकारमा। ये हमने एक दफ़ा पहले भी हाईलाइट किया था कि ₹2.5 का ब्रेकआउट होगा तो ये रैली कर जाएगा, और उसके बाद उसने किया भी था। हमारे इनिशियल टारगेट्स उस टाइम 3 साढ़े 3 के थे, वो हो गए थे। अब दोबारा से ये बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव में है, बड़े खूबसूरत हायर हाइज़ एंड हाई लोज़ बना रहा है, और जहाँ कहीं ये नीचे मिलता है हाई एंड लो के करीब तकरीबन 3.31, यहाँ पे बाय करें, फिर और नीचे आता है उसको अटेम्प्ट करें, स्टॉप लॉस ₹2.5 का रखें, और ईज़ी टारगेट्स इसके अब ₹5 के 4.95 के बनते हैं, और अगर कोई स्विंग कर रहा है जल्दी टीपीज हिट करानी है तो 4.43 उसके टारगेट्स हो सकते हैं। सो ये बहुत अच्छे ट्रेंडिंग फेज में है, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब भी ये नीचे मिले इसमें अटेम्प्ट करें। सो अमार, बीएमएल में अब क्या अपडेट्स हैं? लास्ट टाइम हमने इसको डिस्कस किया था और हमारे टारगेट्स भी पूरे हिट हो गए थे। इस दफ़ा क्या लग रहा है कि बैंक बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है कहीं से? अच्छा, मुझे ये लग रहा है कि बड़ी तेज़ी से ये ऊपर जा सकता है, और इसमें एक कहानी चल रही है। ऑल्दो अगर मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि फंडामेंटली बहुत वीक है, ठीक है? बैंक जो है ऑलरेडी लॉस में है, बल्कि नेट मार्कअप जो होता है, जो इनिशियल का जो आपके ग्रॉस प्रॉफिट जिसको कहते हैं, बाकी कंपनीज़ के लिए ग्रॉस प्रॉफिट होता है, लेकिन बैंक्स के लिए जो होता है वो नेट मार्कअप जो है वो इसका ऑलरेडी नेगेटिव है। यानी क्वार्टर का जो है वो भी नेगेटिव है, ऑल्दो 1 साल की निस्बत थोड़ा-सा इम्प्रूव तो हुआ है। लेकिन अगेन जब आपके बैंक्स वगैरह थोड़े से लॉस वाली साइड पे जा रहे हैं तो उनको थोड़ा-सा फंडामेंटली अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, जो कहानी इसमें चल रही है वो ये है कि इनका ओमनी ग्रुप के साथ एक कोर्ट के अंदर केस चल रहा था, और जिसके अंदर नॉन परफॉर्मिंग लोन्स है। नॉन परफॉर्मिंग लोन्स वो होते हैं जो बैंक्स ने किसी को, अगर आपने इंटरेस्ट वगैरह दिया हुआ है या आपने पैसे दिए होते हैं तो वो आपको रिकवर नहीं होते, तो उसको नॉन परफॉर्मिंग लोन्स पे डाल डाल दिया जाता है। तो इनका केस चल रहा था और कोर्ट ने जो है बैंक के हक में अब फेवर दे दी हुई है, जिसमें इनको 10 बिलियन रुपीस का जो है वो पैसे रिकवर होने हैं। अब उसमें से कितने होंगे ये तो देखना होगा, लेकिन जो बैंक ने इनकी फेवर के अंदर जो जजमेंट दे दिया, इससे इसके अंदर आपको एक्टिविटी काफी ठीक ठाक नजर आ रही है। चलें, ग्रेट। अब हमार मेरे ख्याल में मेरी तो 4 पिक्स यही थी। अब चलते हैं ग्लोबल मार्केट्स की तरफ। कुछ फंडामेंटल चेंजेस मैक्रोस के ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स में? अच्छा, ग्लोबली मार्केट में एक तो मैंने बात की, एडवांस जीडीपी आई है यूएसए की, निस्बतन कम आई है एज जो एक्सपेक्टेड थी। 2.7% एक्सपेक्टेड थी, 2.3% आई है, और उसकी बेस के ऊपर आपको डॉलर जो है वो नीचे जाता हुआ इसलिए नजर आ रहा है। गोल्ड इसलिए आपको ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा होगा। अच्छा, उससे थोड़ा सा नैस्डैक के ऊपर हिट तो आई है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड मुझे ये सिनेरियो नजर आ रहा है कि अगर आपके जो लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है आने वाले वक्त के अंदर वो थोड़ा सा अगर इंप्रूव करेंगे तो फिर दोबारा आपकी मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। लेकिन तब तक जो है वो थोड़ा सा आपको रेंज बाउंड एक्टिविटी मेरे हुँ, हिसाब से नैस्डैक के अंदर नजर आ चलें, सकती ग्रेट। है। सो अब आपके एंड से हाँ, आप बता सकते हैं कि टेक्निकल्स के ऊपर मैं डॉलर इंडेक्स की बात करूँ तो हमने एक दफ़ा पहले इसके ऊपर ज़िक्र किया था, यहाँ पे बेयरिश डाइवर्जेंस है, ये नीचे जाके हाई लो ब्रेक करेगा, वैसे ही हुआ है, और अब लोअर लो बनाने के बाद ये बाउंस कर रहा है ऊपर की तरफ। अभी तक यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स हैं, इसका ये मतलब है कि इसने लोअर हाई नहीं डिफाइन किया, तो उसका मतलब डॉलर अभी इन चार्ट्स के ऊपर लोअर हाई तक के लिए या एटलीस्ट डबल टॉप तक के लिए ये परफॉर्म करता हुआ, बाउंस करता हुआ नज़र आ रहा है फ़िलहाल। तो अब मैं इसी की, अगर इस दफ़ा मैं हफ़्ते डॉलर को ख़रीदने की कोशिश करूँगा, तो मेरी जो ट्रेड प्लान है वो पाउंड यूएसडी के ऊपर अगर होगी तो वो इस तरीके की होगी कि मैं इसको पोटेंशियली शॉर्ट करने की तरफ जाऊँगा एक अच्छे लेवल्स के ऊपर। सो पहले हमने बहुत अच्छा इसको राइड किया, तकरीबन 200 पिप्स की हमारी राइड थी बुलिश ट्रेंड के ऊपर। उसके बाद ये बेयरिश डाइवर्जेंस बनी, ये साइडवेज हो गया, और ये अगर ये मुझे मेरे ख्याल में थर्सडे को इसकी मॉनेटरी पॉलिसी भी है। मुझे नहीं लगता कि शायद कोई इंटरेस्ट रेट कम होंगे, अभी हम हमारे से डिस्कस करते हैं इसके ऊपर भी। यहाँ से अगर ये बाउंस करता है और बढ़ जाता है 25 200 या 1.26 की तरफ, इधर से मैं सेल ऑन स्ट्रेंथ पे इस केस में जाना चाहूँगा, और उसके बाद फिर मैं ये इसको नीचे की तरफ अटेम्प्ट करने की कोशिश करूँगा कि शॉर्ट करूँ। दूसरी तरफ अगर थर्सडे से पहले मुझे, ये बड़े कंडीशनल्स बाइंग है, अगर थर्सडे से मैं करंट प्राइस पे कुछ भी नहीं कर रहा, ऊपर जाएगा सेल ऑन स्ट्रेंथ जाऊँगा, नीचे अगर ये मुझे कहीं पे दोबारा ये इस
50% की रिट्रेसमेंट के ऊपर मिलता है उन्हीं लेवल्स के ऊपर जहाँ हमने पहले एंट्री दी थी 1.23250 के करीब, यहाँ कहीं मिलता है तो फिर मैं 1.22310 के स्टॉप लॉस से बाइंग साइड पे देखूंगा। सो राइट नाउ डॉलर इंडेक्स मुझे फिलहाल स्ट्रांग होता हुआ चार्ट्स के ऊपर नजर आ रहा है, तो मैं पाउंड यूएसडी को सेल ऑन स्ट्रेंथ बाउंस के ऊपर शॉर्ट करने की अटेम्प्ट करेंगे। सो ये मेरा ट्रेड प्लान है, और इन केस थर्सडे से पहले पहले मुझे ये कहीं नीचे डिस्काउंटेड उस पर मिल जाता है मॉनिटरी पॉलिसी से पहले, तो फिर मैं इसको बाय अटेम्प्ट करूंगा। सो ये मेरा वो है। अमार, थर्सडे को बड़ा हफ्ता है या फॉरेक्स के लिए। थर्सडे को पाउंड यू का आपका डेटा है, एंड देन फ्राइडे को मेरे ख्याल में एफओएमसी है। सो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं अभी तक कि मॉनेटरी पॉलिसी में क्या आ सकता है इनकी? नहीं, एफओएमसी तो हो गई है ना, थर्सडे, इस थर्सडे को हो चुकी है, तो उसमें आपके इंटरेस्ट रेट को उन्होंने हाँ नहीं सॉरी, कम नहीं किया, एफओएमसी कह रहा हूँ, वही एनएफपी है, मेंटेन। सॉरी एनएफपी है। फ्राइडे, इस फ्राइडे, हाँ एनएफपी इस है। फ्राइडे को एनएफपी है जी। तो फेडरल रिजर्व बैंक की पॉलिसी जो है वो तो वही आई है, इंटरेस्ट रेट उन्होंने नीचे नहीं की है इस दफा, वो उन्होंने बरकरार रखे हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप डॉलर वाइज देखें, मैंने दो बातें की हैं। एक, एडवांस जीडीपी आपकी कम आई, तो उससे एक वो दैट इज नेगेटिव फॉर डॉलर, लेकिन दूसरे एंड पे अगर आपके इंटरेस्ट रेट को नीचे नहीं किया गया, दैट इज अ पॉजिटिव फॉर डॉलर। तो ये दोनों चीजें आ रही हैं। तो मैं अपने फंडामेंटली इसको मेंशन करूं, तो ये मैं ये कहता होता हूं कि अगर आपके पीछे से अगर फंडामेंटली वो स्ट्रॉन्ग चल रहा हो, और अगर आपके दोनों चीजें, दो न्यूट्रल टाइप के आपके फंडामेंटल्स आ जाए, तो मोस्ट प्रॉब्लम यही होता है कि डॉलर, ये जो भी करेंसी हम देख रहे होते हैं, वो उसी चीज पे चलती है जो पहले ऑलरेडी उसका बायस चल रहा हो। तो बायस में आपको पता ही है, ऑलरेडी मैं काफी हद तक डॉलर के अंदर बुलिश ही था। सो अगर ये सिनेरियो है, तो फिर तो आपका डॉलर फिलहाल तो बुलिश मुझे लग सकता है, लेकिन अगेन इट इज डिपेंडेंट ऑन कि नेक्स्ट वीक के अंदर क्या क्या न्यूज आ सकती है। जैसे आपने एनएफपी की बात की, तो एनएफपी के डाटा की बेस के ऊपर डॉलर अल्टीमेट जो है वो डिसीजन मेकिंग वहीं पे करेगा, लेकिन बेस्ड ऑन व्हाट वी सी राइट नाउ, डॉलर फिलहाल स्ट्रांग ही है। दूसरे एंड पे जो है पाउंड के, जैसे बात करेंगे, पाउंड मुझे काफी हद तक वीकनेस, कुछ अरसे पहले वीकनेस नजर आ रही थी, लेकिन अभी एक दो हफ्ते से, जैसे लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था कि पाउंड की 4 फैक्टर्स गुड आए थे, 3 फैक्टर्स जो है नेगेटिव थे, तो उसकी बेस के ऊपर पाउंड ने अच्छा खासा रैली किया था। तो ये सिचुएशन अभी भी पाउंड की थोड़ी सी बेहतर है, नेक्स्ट वीक के अंदर पता लग जाएगा क्या सिनेरियो बनता है। सो अभी तक जो है पाउंड की, जो डॉलर की आप बात कर रहे हो, मुझे थोड़ा सा बुलिश साइड पे नजर आ रहा है वैसे। चलें, ज़बरदस्त अमार। अच्छा, फिर अब गोल्ड को डिस्कस कर लेते हैं। अपने ऑल टाइम हाइज के ऊपर है। मैं यहाँ पे ना फिलहाल ये जितने ऑल टाइम हाइज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मैं यहाँ पे प्रॉफिट्स बुक करने का मशवरा दूंगा। द रीज़न इज़, मुझे लग रहा है कि फेब के अंदर आपके सीजनल्स के मुताबिक ये जो है स्ट्रगल करता है गोल्ड। सो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये प्रॉफिट बुक हो करते हैं, अगर आज आप 2790 2800 के करीब यहाँ पे कर लें, जो दोबारा नीचे आएगा, रिट्रेस करेगा, नया अच्छा सेटअप बनेगा, उसके ऊपर हम फिर से बाय बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी के ऊपर जाके अटेम्प्ट करेंगे। फिलहाल कल से इतनी बड़े ब्रेकआउट ऑल टाइम हाइज को ब्रेक करने के बाद इस तरह की साइडवेज एक्टिविटी मेरे लिए इतनी अच्छी प्रोमिनेंट नहीं है। शाम को देखेंगे, पता नहीं मार्केट किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है। यूजुअली ये होता है कि जब ऑल टाइम हाइज आपके ब्रेक होते हैं या उसके ऊपर चीज़ें खड़ी होती हैं, स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, एकदम से प्राइस जंप करती है, या बहुत से बाय स्टॉप्स ऑर्डर ट्रिगर होते हैं। सो वैसी एक्टिविटी या वैसी प्राइस एक्शन इसके ऊपर नज़र नहीं आई, वॉलेटिलिटी नज़र नहीं आई। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा कंसर्निंग है मेरे लिए चार्ट्स के ऊपर। मैं फिलहाल इस पर प्रॉफिट बुक करके साइडवेज हो जाऊंगा। हमने बहुत अच्छी रैली प्ले कर ली 2644 से 2800, ये बहुत मैसिव रैली होती है, वो भी साल के पहले महीने में अगर हमें मिल गई है। सो फिलहाल मेरे लिए ये नो ट्रेडिंग सेटअप है। मैं इस पर अब काम नहीं करूंगा फिलहाल, जब तक कि मुझे एक अच्छा पोटेंशियल सेटअप नहीं मिलता। अगर हाँ, ये यहाँ से बहुत तेज़ी से कहीं नीचे मिलता है और ड्रॉप होता है, आगे एनएफपी है और काफ़ी इवेंट्स हैं, और अगर ये दोबारा इस रीजन में मुझे कहीं मिल जाए 2720 2730 डिस्काउंटेड प्राइस पे, तो मैं फिर इस सेल का फ़ायदा उठाऊंगा डिस्काउंट्स पे, उस टाइम जाके ख़रीदूंगा। फिर अगला सेटअप देख लेते हैं। हम हमेशा से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं बीटीसी यूएसडीटी। हमारे दोनों टारगेट्स तकरीबन हिट हो गए थे जब ये 110 के करीब, 108 के करीब था हमारा सेकंड टीपी। सो अभी तक भी मुझे यही लग रहा है कि ये थोड़ा सा साइडवेज होके, एंड देन ऑल सीज़न आपका शुरू होने लगा है फेब से अप्रैल तक। क्रिप्टो में थोड़ी सी बूम आ सकती है। उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि क्रिप्टो में आपका बीटीसी 110 के लेवल को ब्रेक करे। सो फिलहाल इसमें भी कोई एक्टिविटी अभी ऐसे नहीं है जब तक ये 110 को ब्रेक नहीं करता।
इथेरियम के ऊपर बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी है, सिंपल हमने रखी हुई है, जब भी जोन में आए बाय करें या नीचे। अभी फ़िलहाल इसके ऊपर ये बेयरिश एक ट्रेंड लाइन आ रही होगी, ये ब्रेक नहीं हो रही इससे, तो ये हो जाए 35-50 हो जाए तो फिर ये रैली कर सकता है। अगेन मैं हमेशा कहता रहा हूँ 4000 एंड 4800 के टारगेट्स हैं। नीचे कहीं डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, 2900 पे मिल जाए, 3000 पे मिल जाए, सो एक अच्छी बाइंग अटेम्प्ट होगी। फिर उसके बाद एक और ऑल्ट के ऊपर मेरा सेटअप पोटेंशियल जो मुझे नज़र आ रहा है वो ACT USDT है। ये अभी तो कुछ अर्सा पहले बाइनेंस पे आया है, बड़ी खूबसूरत सी डिसेंडिंग वेज बनी हुई है इसके ऊपर, यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस बन गई है। सो अगर ये ब्रेक कर देता है तकरीबन 0.22 को, तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 0.43 एक अच्छी रैली कर जाए जो 50 to 100% के रिटर्न दे दे। सो इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए कि जब ये ब्रेकआउट्स दे तो फिर आप एक्सपेक्ट करें कि दोबारा बाउंस करे। वंस अगेन सिंगल टॉप नहीं होता, इसको यहाँ कहीं लोअर हाई के करीब इस बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर एक बाउंस आना चाहिए। सो ये ओवरऑल हो गया, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, बस सिर्फ एक नैस 100 का सेटअप रह गया है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम बुलिश ही चल रहे हैं काफ़ी टाइम से, और इस दफ़ा भी हम बुलिश ही रहेंगे कि ये इसका ब्रेक कर जाए 21,920 22,000 को। स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हुआ 20,250, हालांकि मार्केट में इतना प्रेशर था, हम पीछे से अच्छे राइड करते हुए आ रहे हैं। सो गोइंग फॉरवर्ड इस हमारे साल के जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम एक्सपेक्ट करें कि 24,000 को टेक्निकल्स के ऊपर जाके बी इक्वल्स टू सी डी का पैटर्न पूरा करना चाहिए जो 24,000 बनता है। सो ओवरऑल हमार ग्लोबल मार्केट्स में मेरी तरफ से ये, मुझे थोड़ा सा डॉलर स्ट्रांग होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं पाउंड यूएसडी को शॉर्ट अटेम्प्ट करूंगा अच्छे लेवल से ऊपर से, और उसके अलावा गोल्ड पे मैं प्रॉफिट्स बुक करके उसकी एक्टिविटी देखूंगा। फिर उसके बाद कोई डिसीजंस लेंगे। बीटीसी इथेरियम अपने हाइज ब्रेक करते हैं या बीटीसी हाइज ब्रेक करता है तो हम रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक और वॉच लिस्ट में ACT USDT दे दिया, उसको देखें, नज़र रखें। नैस्डैक स्टिल बुलिश है, जहाँ नीचे आए बाय करें जब तक 20,250 तक को ब्रेक नहीं कर देता। सो मैं समराइज कर दिया है। सो मेरे ख्याल में अब रैप अप करते हैं। आपकी तरफ से कुछ है तो प्लीज़ पॉइंट्स ऐड कर दें हमारे। परफेक्ट हो गया। चलें, मैं वेंडर भी करता हूँ। नेक्स्ट वीक के अंदर वैसे ही ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट्स का पता लग जाएगा जब आपके PMI नंबर्स, लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के नंबर्स आ जाएंगे, उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपकी मार्केट्स कितना तेजी से ऊपर जाएंगी या थोड़ा सा रेजिस्ट करेंगी, वो आइडिया हो जाएगा। चलिए, वो नेक्स्ट वीक में हम डिस्कस कर लेंगे, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाला भी एपिसोड काफी पसंद आया होगा। काफी डिटेल में हमने चीजों को कवर किया। थोड़ा सा पॉजिटिव रहा करें, हमेशा पॉजिटिविटी रहेगी। तो आप देख रहे हैं कि फराज भाई ने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया, ऑल द रेंज बाउंड मार्केट थी, लेकिन फिर भी हमारे स्टॉक्स ने बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया है। KSE 100 ने भी, इंडेक्स ने भी थोड़ा सा रिवाइव कर दिया, और आगे जाके भी काफी अच्छे साइन है। मैक्रो इकोनॉमी आपकी सारी चीजें बेहतर बता रही हैं। हमारे जो गेस्ट आ रहे हैं पॉडकास्ट के ऊपर, अगर आपने लेक भाई ने के साथ खुरम भाई हैं, शहजाद, ही इज एन एडवाइजर टू द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो वो भी देखें कैसी बातें कर रहे हैं। ओवरऑल बता रहे हैं कि आपकी मैक्रो इकोनॉमी सारे हालात बेहतर हैं, और आगे जाके भी वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन स्टॉक मार्केट एज वेल। चलिए, नेक्स्ट वीक मिलते हैं। मेरी तरफ से, फराज भाई की तरफ से, अंसर माया की तरफ से, अल्लाह हाफिज। सी यू गाइस नेक्स्ट वीक।